हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू कोरियन ड्रामा बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले जोसन एरा का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को ना पकड़ के लाया जा रहा था और ये हमारी इस ड्रामा की फीमेल मेन लीड है जियोंग। यहाँ उसे राजा के सामने पेश किया जाता है और वो राजा ना एकदम ही बहुत ज्यादा कठोर और जालिम राजा था। यहाँ पे मौजूद हर शख्स ने असल में इस लड़की को मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे कि इसे ना मौत की सजा मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे वो राजा ना असल में उसे मौत की सजा देने के बजाय उसे अपनी एक रसोई में ना हेड शेफ बना देता है। और ये हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है हेयॉन। यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम ना हर रोज मेरे लिए अलग अलग खाना बनाया करोगी और तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर किसी दिन तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया ना और मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसी वक्त तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। तो यही बात सुन के यहाँ पे सभी लोग तो शौक हो गए थे कि इस लड़की को इस तरीके का काम कैसे दिया जा सकता है। और यहाँ पे जियोंग भी ना इस बात से काफी ज्यादा शौक हो गई थी, लेकिन वो इस बारे में सोचती है कि अगर उसे घर जाना है ना और जिंदा रहना है तो उसे ना इन लोगों की बात माननी पड़ेगी, वरना ये लोग तो उसे मार देंगे। तो यार जियोंग ना अपनी कहानी बताने लग जाती है कि कैसे वो इस दुनिया में पहुंच गई जबकि वो इस दुनिया की है ही नहीं। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2025 में, जब यहाँ उसने ना एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो कुकिंग के दौरान ना आखिरी समय में उसके स्टोव ने ना उसे धोखा दे दिया था, यानी कि वो उसने काम करना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ उसने ना फिर अपना दिमाग लगाते हुए एक चावल के भूसे से ना उसने एक टेम्परेरी स्टोव बनवाया था और ठीक टाइम पे ना टाइम खत्म होने से पहले उसने अपनी डिश कंप्लीट कर दी थी बना के। और तो और उसने सिर्फ कंपटीशन पूरा ही नहीं किया बल्कि उस कंपटीशन को ना जीत भी लिया था उसने। और इससे ना वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इस वजह से ना उसका सपना पूरा होने वाला था, यानी कि उसे ना एक बहुत ही 5 स्टार होटल में काम मिल सकता है इस चीज से। तो इसी बात को लेकर ना वो घर जाके शाम को सेलिब्रेट भी करती है और वही नेक्स्ट मॉर्निंग ना वो अपनी डैड को भी इस बारे में बताती है कि वो ना कंपटीशन जीत चुकी है। और साथ ही में ये बात सुन के उसके डैड भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और साथ ही उसे बताने भी लग जाते हैं कि पेरिस में ना मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्रोफेसर भी है, शायद ना वो तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि उसके पास ना एक जोसन काल की एक कुक बुक है, उसमें ना काफी अच्छे अच्छे डिशेस के बारे में लिखा हुआ है, तो इससे ना तुम्हें मदद मिलेगी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे उसे ना वो पार्सल रिसीव हो जाता है और वो ना फिर वहां से कोरिया जाने के लिए निकल जाती है। तो उस समय ना जब वो फ्लाइट में थी तो बाहर ना सूर्य ग्रहण का समय चल रहा था और यहाँ खाना खाने के दौरान ना एक पैसेंजर का गलती से ना खाना उसके बैग पे गिर गया था, यानी कि उसी फाइल पे। तो यहाँ वो तो इस बात से ना थोड़ी डर गई थी कि कहीं ये बुक खराब ना हो जाए, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए ना वहाँ से वॉशरूम में चली गई थी और उसे खोलती देखी उसे भी ये पता चलता है कि ये तो एक पुरानी रेसिपी बुक है, इसमें तो काफी सारी रेसिपीज लिखी हुई है। यहाँ पे साथ में वो बुक के पीछे देखती है कि उसमें ना एक विश लिखी हुई थी उसी राइटर की, जो कि अपने लवर की वापस आने की विश कर रहा था। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे तो क्या तुम मेरे पास वापस आ पाओगी। और वही ना बाहर सूर्य ग्रहण चल रहा था, तभी ना अचानक से वो बुक चमकने लग जाती है और यहाँ अंदर की लाइट भी चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ना किसी तूफान में फंस गई हो और वो ना अंदर लॉक भी हो जाती है। वो यहाँ पे दरवाजा पीट के खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी बात तो कोई सुन भी नहीं पा रहा था। वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। तभी ना अचानक से वो बुक खुल जाती है और उससे काफी ज्यादा रोशनी बाहर आके वो बुक ना उसे अपने अंदर खींच लेती है। तो वो ना सीधे टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे आ गई थी जोसन काल के समय। पर यहाँ भी ना उसकी किस्मत हमेशा की तरह ही खराब थी। यहाँ पहुंचती ना वो तो यहाँ पे किसी शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। और वही दूसरी ओर हम यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि राजा है और वो ना यहाँ जंगल में शिकार करने के लिए आया था। वो यहाँ पे फिर एक हिरन को देखता है, जैसे वो उसे मारने ही वाला था कि उसे ना अचानक से उसकी मॉम की याद आने लग जाती है, कैसे उसकी मॉम को ना राज्य से निकाल दिया गया था। और उन्हें याद करते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और साथ ही में ना वो हिरन को भी मार देता है। और साथ ही में वो उसके कुक को आदेश देता है कि इसे ना वापस से महल ले जाओ, इसके ना कोई डिश बनाना। या कुक तो उससे कहने लग जाता है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए आपको भी ना वापस चलना चाहिए। यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि कुछ लोगों ने ना आपको पहले मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि वो इस बार भी कोशिश करे आपको मार। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं, तुम लोग जाओ। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे महल में उसके ग्रैंड मदर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि उसे ना उसके पोती की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो कभी तक ना वापस ही नहीं आया था। और इस वक्त ना असल में सूर्य ग्रहण चल रहा था, जबकि उसे ना इस वक्त यहाँ रह के एक रिचुअल में शामिल होना था, पूजा पाठ करनी थी ताकि वो ना बुरी नजरों से बच सके। और वही दूसरी ओर यहाँ पे हायुन को तो अभी वापस नहीं जाना था, उसका मन तो और भी ज्यादा शिकार करने था क्योंकि वो ना रिचुअल में पार्ट नहीं लेना चाहता। और उसे ना यहाँ पे सूर्य ग्रहण के टाइम यानी कि इस वक्त उसे शिकार करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई जानवर घुस चुका हो। पर जैसे ही यहाँ पे अचानक से सूर्य ग्रहण होता है ना तो चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। तो इस बात से ना वो भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ पे जियोंग को दिखाया जाता है, जिससे जब यहाँ पे होश आता है तो वो भी ना काफी ज्यादा शॉक थी खुद को ऐसी हालत में देख के। वो यहाँ पे अपने फोन को भी चेक करते हैं, फोन में भी नेटवर्क नहीं थे। तो ये देख के और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं यहाँ कहाँ आ चुकी हूँ, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। तभी ना अचानक कोई उसके ऊपर तीर चला रहा था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और तभी यहाँ एक तीर से ना उसके जाल की रस्सी कट गई थी तो वो ना नीचे गिर गई थी। और वो जब यहाँ जाल से बाहर आती है तो वो देखती है कि कोई ना उसकी तरफ आ रहा था और कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा हायुन ही था। वो यहाँ पे राजा से कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, तीर क्यों चला रहे हो। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो तो उसके ऊपर तीर मारे जा रहा था। वो ना उसके बच्चे भागने की कोशिश कर रही थी और फिर भी वो तो उसके पीछे पीछे भागने लग गया था और वो भागते हुए ना एक चट्टान के किनारे पे आके रुक जाती है। यहाँ उसका ऐसा हुलिया देख के, खुले हुए बाल और साथ में उसके कपड़े देख के यहाँ राजा को तो लग रहा था कि वो कोई ना भूत है, क्योंकि उसके शेफ ने उसे बताया था कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे ना यहाँ काफी सारे भूत दिखाई देती है या फिर चुड़ैल है। तो उसे यहाँ पे यही लग रहा था कि जियोंग ना असल में कोई चुड़ैल होगी और इसी वजह से वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी यार जियोंग ना खुद को बचाने के लिए अपने बैग में से कुछ
निकाल के बैग को सामने कर देती है और यहाँ हायुंग तो उसके ऊपर ना फिर भी तेल चढ़ा के उसका बैग नीचे गिरा देता है। और इसी बात को लेकर ना यहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो ना उसे धमकी देते हुए उससे कह रही थी मुझसे उलझना तुमको काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। और वो ना यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट्स के कुछ मूव्स उसे दिखा के डराने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। पर फिर भी यहाँ वो कहाँ डरने वाला था, वो तो यहाँ पे नीचे उतर के उसके पास आके उससे मारने की कोशिश कर रहा था तलवार से। तो यहाँ जियोंग भी ना अपनी बैग से स्टन गन निकाल के उसके तलवार को लगा देती है। उसे लग रहा था कि शायद ना एक करंट लगने से कम बेहोश तो हो जाएगा, पर फिर भी उसे तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही वो यहाँ पे उसे मारने ही वाला था कि यार जियोंग तो गिड़गिड़ाने लग गई थी उसके सामने हाथ जोड़ के और कह रहे थे कि प्लीज मुझे मत मारो। और तभी अचानक से ना एक जंगल में छुपा हुआ विद्रोही वो ना उसके ऊपर तीर चला देता है, जिस वजह से यहाँ पे राजा और जियोंग ना दोनों ही पानी से नीचे गिर गए थे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है जियोंग ना उसे बचा के पानी से बाहर लेके आई थी। वो तो होश में थी लेकिन वो तो अभी भी बेहोश था और साथ ही में उसके ऊपर तीर भी लगा हुआ था और इसको काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। तो वो यहाँ सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, ये तो ऐसा मर जाएगा और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है जो कि इसकी मदद कर सके। तो वो ना यहाँ पे अपना स्कार्फ निकाल के उसके चोट के ऊपर लगा रही थी वो तीर निकाल के, ताकि उसका खून बहना ना बंद हो जाए। और वो यहाँ पे अब सोच रही है कि मुझे फोन निकाल के ना 911 पे कॉल करना चाहिए, लेकिन उसका फोन तो उस बैग के साथ नीचे गिर गया था और शायद वो ये बात नहीं जानती कि वो ना असल में वक्त में पीछे आ चुकी है। तो वो यहाँ सोचती है कि शायद इसके पास तो फोन होगा, इसलिए वो ना उसके पॉकेट चेक करने लगती है। तभी उसी वक्त राजा को होश आ जाता है और वो ना अपनी चाकू निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है, कह रहा था कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही थी। उसे यहाँ पे लग रहा था कि जियोंग भी ना शायद कोई विद्रोही है जो कि उसे मारना चाहती है। यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो यहाँ जियोंग ना अपनी ताकत दिखाते हुए उसे पैर पे मार के ना उसके हाथ का चाकू छीन लेती है और वहां से जाने लगती है। तो यहाँ पे वो उसे डराते हुए कह रहा था कि तुम नहीं जानती पर मैं ना यहाँ का राजा हूँ, तो तुम ना मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती वरना तुम्हें ना सजा मिलेगी इस बात की। पर वो ना इस चीज को लेकर उसके ऊपर हंसने लग गई थी और वो सोच रही थी कि जरूर ना किस चीज की शूटिंग चालू होगी इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर फिर भी यहाँ पे हेयुंग तो जाके ना उसे पकड़ लेता है। पर जबकि यहाँ पे जियोंग ना असल में एक शेफ है 3 स्टार रेस्टोरेंट की और यानी कि उसकी नाइफ स्किल ना काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो ना नाइफ चलाना काफी अच्छे से जानती है। तो उसके ऐसी स्किल्स देख के ना यहाँ पे राजा भी काफी ज्यादा चौंक गया था और इसी को लेकर ना फिर वो दोनों तो उस चाकू के लिए फाइट करने लग जाती है कि कौन वो चाकू पहले लेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो हायुंग जैसे यहाँ पे चाकू लेने के लिए जाता है यार जियोंग ना उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और साथ ही में वो चाकू ले लेती है। इसी दौरान ना उसका सिर यहाँ राजा के सिर को काफी ज्यादा जोर से लग गया था, तो वो ना यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो फिर वही कुछ समय बाद जब राजा को होश आता है तो वो देखता है कि इस लड़के ने तो उसे बांध के रखा हुआ है और साथ ही जियोंग ने उससे कह रही थी कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना चाहिए, अगर नहीं आना तो तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं जा रही हूँ वरना तुम तो ऐसे मर ही जाओगे यहाँ। तो यार राजा भी देखता है कि इधर उधर तो काफी ज्यादा जंगल है और यहाँ रुकने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे ढूंढते हुए ना यहाँ कोई मदद नहीं आ पाएगी। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो साथ ही में उसे यहाँ पे इस बात पे शक भी हो रहा था कि कहीं ये लड़की उसे रास्ते में मार ना दे। पर जियोंग उसके पास जाके उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारी जान बचाई है और साथ ही में मैं एक शेफ भी हूँ, अगर तुम्हें जान बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। और वो ना उसे लेके यहाँ से जाने का यानी कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे हायुन की वाइफ को दिखाया जाता है मोंगजू, जिसे कि यहाँ पे काफी सारे लोग ना ब्लेम कर रहे थे उसके ऐसे बर्ताव के लिए कि शायद ना उसी की वजह से राजा तो किसी की बात ही नहीं सुनता और उसे भी यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना ये मेरी ही गलती होगी क्योंकि वो ना अब तक वापस नहीं आया और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है। तो हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एकदम 7 साल पहले का कि जब ना वो असल में जेल में थी। असल में इसकी मॉम ने ना इसे किसी को बेच दिया था पैसों के लिए और इसी के चलते ना उसने तो उस आदमी को मार डाला था जिसको कि उसे बेचा गया था। तभी उसी वक्त एक राजा जिसंग ने उसके साथ ना एक सौदा किया था और शायद ये सौदा वही था कि उसे ना हायुंग से शादी करनी हो। तो यहाँ प्रेजेंट में उसे इस बात का शक हो रहा था कि कहीं हायुंग के गायब होने के पीछे उसी राजा का तो हाथ नहीं है, कहीं उसी ने तो ये सब नहीं करवाया। इसलिए वो ना यहाँ पे उसे एक मैसेज भिजवाती है, पर फिर भी यहाँ पे उस राजा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो है क्या, क्योंकि ये तो उसने करवाया ही नहीं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे राजा को दिखाया जाता है जो कि ये लोग ना अभी भी जंगल में फंसे हुए थे और ये दोनों ना इस बात पे बहस भी कर रहे थे कि तुम शायद गलत रास्ते पे लेके जा रही हो, क्योंकि मैं यहाँ का राजा और मैं ना यहाँ के रास्ते अच्छे से जानता हूँ। और फिर भी यहाँ पे वो तो इनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ के राजा कैसे हो सकते हो, शायद ना तुम कोई पागल होंगे जिसे कि राजा बनने का शौक चढ़ा होगा, इसलिए तुम ऐसे राजा के कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे होंगे। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं कोई राजा हूँ। तो वो भी कह रहे थे कि तुम्हें भी इस बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं एक शेफ हूँ। तो इसी बात को लेकर ना ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। एक दूसरे के बात तो वो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे थे और काफी देर तक चलने के बाद ना उन्हें यहाँ एक गाँव दिखता है। तो वो ना गाँव के अंदर चले गए थे, लेकिन गाँव के अंदर भी ना एक भी इंसान मौजूद नहीं था। तो यहाँ वो उसे बता रहा था कि इस गाँव में एक भी इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ना अपना शिकार का एरिया बड़ा करवाने के लिए इस गाँव को खाली करवा दिया था। तो ये बात सुन के ना वो जियोंग को तो हिस्ट्री के एक तानाशाह राजा की याद आती है जो कि उसके समय में ना वो काफी ज्यादा कठोर हुआ करता था और उसने भी ना उसके समय में ऐसा ही कुछ किया था। वो ना 2 लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करता था, पर शायद ना उसे ये बात नहीं पता थी कि जिसके बारे में वो यहाँ पे सोच रही है वो असल में उसके सामने ही बैठा हुआ है। पर हिस्ट्री में ना असल में उसका नाम बदल दिया गया था। तो वो ना यहाँ पे फिर उसे एक चायोंग प्रथा के बारे में बता रही थी कि उस टाइम पे ना उस राजा के सामने हर एक औरत को उसके सामने पेश किया जाता था। वो ना राजा काफी ज्यादा बुरा था, वो तो यहाँ पे उसी के सामने ना उसकी काफी ज्यादा बुराई कर रही थी। तो यहाँ पे हायुन ना असल में उस राजा को सपोर्ट करने लग जाता है और कह रहा था कि तुम ऐसे ही किसी राजा को तानाशाह नहीं कह सकते, उसके अपने रीजन हो सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वो कुछ भी करे और कैसा भी करे। तो इस
उसमें तुम्हें क्या। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो उसे उल्टा सीधा इस राजा को सपोर्ट करने के लिए, पर उसे तो जरा भी आइडिया ही नहीं था कि जिस राजा को वो कितना ज्यादा भला बुरा कह रही है वो असल में उसके सामने ही बैठा हुआ है। तो उसे ना यहाँ पे इधर उधर देखने के बाद जब कुछ कपड़े दिखाई देती है तो वो ना सोचती है कि मुझे ना कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके कपड़े ना काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। और वो ना यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर लेती है, पर तभी ना उसे अचानक से कहीं जोर की आवाज आती है। तो अंदर जाके वो जब देखती है उस घर में, तो यहाँ पे एक लड़की मौजूद थी जो कि उसे ना चोर समझ के मारने लग जाती है। वो लड़की ना यहाँ पे काफी समय से ना छुप के रह रही थी, क्योंकि वो ना इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी उसके। तो जियोंग ने उसे समझाते हुए कह रही थी कि अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, और साथ में वो उसे अपनी सिचुएशन भी बता देती है कि वो ना असल में खो गई है। तो वो लड़की बिना राजा के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे राजा ने ना इस गाँव को खाली करवा दिया। तो ये सुन के ना जियोंग को तो अभी भी लग रहा था कि ये लड़की भी ना असल में इस सेट पे काम करती होंगी, लेकिन शायद ना उसे कहीं ना कहीं ये बात पे डाउट भी हो रहा था कि कहीं सच में वो वक्त में पीछे तो नहीं आ गई। पर फिर भी ना वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी। उसे ना फिलहाल तो अपना बैग वापस चाहिए था और साथ ही में अपना फोन भी, क्योंकि वो ना वापस घर जाना चाहती थी। इसलिए वो ना उस लड़की से हेल्प मांग रही थी, पर फिर भी वो लड़की इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। और साथ ही में इन दोनों को ना काफी जोर की भूख लगती है, तो ये दोनों ना खाने के लिए कुछ ढूंढने लग जाते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सके। चाहे जियन कहते हैं कि ठीक है मैं खाना बना देती हूँ। यहाँ पे खाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो नहीं थे, लेकिन उसके कोट के अंदर ना कुछ सामान था, तो वो ना उसी सामान के साथ एक बहुत ही बढ़िया डिश बना देती है। और साथ ही में वो ना हायुंग को भी खाने के लिए देती है। या हायुंग जब उसे टेस्ट करता है ना, तो पहले तो उसे काफी जोर की मिर्ची लग जाती है, पर धीरे धीरे ना फिर वो उसे खाते हुए ना इसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था। और साथ ही में उस लड़की का नाम भी गिल था, और उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये डिश ना पहले काफी ज्यादा तीखी थी, लेकिन अब ना ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और साथ ही में हायुंग को ना इस डिश को खा के उसकी तो मॉम की याद आ गई थी, जब उसकी मॉम ना सेम इसी तरीके से उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। तो ये इस बात को याद करके ना वो तो यार रोने ही लग गया था। और साथ ही में वो यार जियोंग को देख रहा था, पर यार जियोंग तो सोच रही थी कि अरे बाप रे, क्या मैंने खाना इतना तीखा बना दिया, ये तो रोने ही लग गया था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा के सैनिक भी ना उसे ढूंढने के लिए इधर उधर निकल गए थे, पर इस बात से ये दोनों अनजान थी। और वो ना यहाँ पे राजा को कंबल वंबल उड़ा के वहां से उसे बांध के ना निकल जाते हैं किस चीज को ढूंढने के लिए। या जियोंग ने ना खाना बनाने के बदले उससे वादा किया था कि वो ना उसके साथ चलेगी बाहर। तो रास्ते में ना वो यहाँ पे एक नदी के पास रुक के ना अपने हाथ पैर साफ करने लग जाते हैं, और यहाँ जियोंग ना अपने बाल धो रही थी। और बातों ही बातों में यहाँ वो लड़की गिल उसे बताने लग जाती है कि वो यहाँ पे इसलिए छुप रही थी कि कहीं राजा के सैनिक उसे भी ना पकड़ ले, और वो ना उसे राजा के पास ले जाएंगे फिर पकड़ के। यानी कि वो ना उसी चायोंग प्रथा के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे यहाँ की लड़कियों को पकड़ के ना राजा के सामने पेश किया जाता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे राजा के सैनिकों ने ना उसे ढूंढ लिया था, साथ ही में उसे छुड़ा के उस दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पे कुछ सैनिक उन दोनों के पास से गुजरते हैं ना, तो यहाँ जियोंग ना उन लोगों को आवाज दे रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थी। उतने में ही ना राजा ने उसे देख लिया था, और उनके कुछ सैनिकों ने भी। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। सो बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में इनके पास से जब कुछ सिपाही वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें देख के ना जियोंग उन्हें आवाज देती है, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ना उसे पकड़ के छुपा लेती है और इससे बता रही थी कि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो ना सीधे ही हमें राजा के पास ले जाएंगे। लेकिन यार जियोंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन अब तक ना देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ सैनिकों ने यहाँ पे उन्हें देख लिया था और साथ ही में उसे पकड़ के ना गवर्नर ऑफिस में ले जाके बंद कर देते हैं। और वही दूसरी ओर यहाँ हेयोंग ना अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास उन्हें ढूंढते हुए आ गया था, तो उसे ना यहाँ जियोंग का हेयर बैंड मिलता है। तो उसे ना पता चल गया था कि गवर्नर ऑफिस के ना सिपाहियों ने उन दोनों को जरूर पकड़ लिया होगा। और वही इधर जियोंग ना जेल के अंदर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए वो ना काफी जोर से चिल्लाती हुई कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन उसके साथ वाली लड़की ना उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, और साथ ही में वहाँ पे दूसरी लड़की और जो बनती ना वो भी उसे बता रही थी कि चिल्लाने से ना कोई भी फायदा नहीं होगा, हम ना यहाँ पे अपनी मर्जी से और खुशी से नहीं आए हैं। तो इसी ये बात देख के ना जियोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो साथ ही में डर भी गई थी, और उसे यहाँ पे समझ में आने लगता है कि वो सच में शायद टाइम में पीछे आ चुकी है। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे कुछ लोग आके ना उन्हें दो ग्रुप में बांटने लग जाते हैं। एक ग्रुप में जवान लड़कियों को रखा जा रहा था, और दूसरे में ना छोटी और बूढ़ी लड़कियों को। यहाँ पे जियोंग का जब नंबर आता है तो वो कह रहा था कि तुम ना तो बड़ी हो, और साथ ही में गिल का जब नंबर आता है तो वो ना यहाँ पे बड़ी होने की एक्टिंग करने लग जाती है, क्योंकि उसे ना जियोंग के साथ ही रहना। और इसी वजह से वो दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। यानी कि इन बूढ़ी यानी कि उम्र में ज्यादा वाली लड़कियों को राजा के पास नहीं भेजा जाएगा, उन्हें ना काम करने के लिए यानी कि रसोई में भेजा जाएगा खाना बनाने की। तो वो जब यहाँ पे किचन में आके देखते हैं तो यहाँ पे किचन में ना खाने के लिए सामान काफी ज्यादा कम था, और साथ ही में वो औरतें जो बना रही थी वो भी खाना उतना अच्छा नहीं था। तो ये देखिए आप जियोंग उनसे कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब से ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। तभी वहाँ ना गवर्नर वहाँ आ जाता है और उनसे कह रहा था कि एक खास गेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए ना तुम लोग को काफी अच्छी और 9 अलग अलग डिशेस बनानी है। अगर डिशेस में कुछ भी कमी हुई या फिर खाना अच्छा नहीं बना तो तुम सब लोगों की तो खैर नहीं। तो यार जियोंग तो फिर उस आदमी के साथ ना बहस करने लग गए थे और कह रहे थे कि अगर हमें राजा के पास नहीं भेजा जा रहा है तो फिर हमें वापस घर क्यों नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वो तो फिर भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा। तो यार जियोंग ना उसके साथ एक डील करने की कोशिश करती है, कह रही थी कि अगर हमारा खाना उन गेस्ट को पसंद आ गया ना तो तुम ना यहाँ की सभी औरतों के जाने दोगे। तो शायद ना इस बात के लिए वो भी मान गया था। तो यार जियोंग ना उसे उन गेस्ट के बारे में पूछती है कि उन लोगों को खाने
खाने में क्या पसंद है, पर फिर भी यार उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और वही यहाँ पे उन लोगों की आवाज सुन के ना गवर्नर का बेटा इनोक वहाँ आ जाता है और उन लोगों को देख रहा था। तो जियोंग ना फिर उसे देख के ना उसके पास चली जाती है और उसे सारी चीजें बता रही थी और उससे ना सारी चीजें क्लियर कर लेती है कि उसे करना क्या है। तो जबकि यहाँ जियोन ना अब यहाँ की कुक बन चुकी है, तो वो ना उसे अपनी सारी कंडीशन बता देती है। तो वो भी ना उसकी कंडीशन मांग दिया था और कह रहा था कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ना संभल के काम करना होगा। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या फिर खाना अच्छा नहीं बना तो इससे ना तुम्हारी जान भी जा सकती, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा खतरनाक। तो शायद ना इस बात के लिए फिर भी जियोन तो मान ही गई थी। तो वही जब यहाँ दिखाया जाता है, यार ये दोनों ना बात कर रहे थे और कह रहे थे कि चीफ रॉयल सेक्रेटरी और उसका बेटा आने वाला है। वो लोग ना काफी ज्यादा पावरफुल है। सोंगजे राजा हायुन का ना बहुत ही ज्यादा करीबी वाला दोस्त है और वो दोनों ना बाप बेटे काफी ज्यादा खतरनाक है और हमेशा ही ना खाने में किसी न किसी चीज की कमी निकालते रहते हैं। ऐसे कमी कि जैसे ना उन्हें एक बार उनके खाने में बाल निकल गया था और उस कुक को पनिश करने के नाम पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा जुर्माना लगाया गया, यानी कि उसके पास से काफी सारे पैसे ऐंठे गए। ये सारी बातें ना वो है जियोन को बता रहा था और कह रहा था कि अगर तुमसे कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें टॉर्चर भी किया जा सकता है। पर फिर भी यहाँ पे जियोन तो सारी शर्त मान चुकी थी और कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं भी करूंगी। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि खाने की इज्जत कैसे की जाती है ताकि दोबारा से ना वो खाने के मजाक ना उड़ा सके। तो इसी बात को लेकर ना वो तैयारी करने लग जाती है और यहाँ पे सब लोग को समझा रही थी, क्योंकि वो ना इन लोगों के लिए तो ये सारी चीजें कर रही थी ना और ये सारी औरतें ना उसका साथ देने का फैसला करती। अब जबकि यहाँ पे सब लोग तैयार थे और यहाँ टाइम ना कम था, तो यहाँ वो सोचने लग गई थी कि मेन डिश में क्या बनाना चाहिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट ना काफी ज्यादा कम थे। तो जब उसे ना यहाँ पे एक मीट का बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाता है तो वो सोचती है कि मुझे ना इससे एक फ्रेंच स्टाइल टेक वाली डिश बनानी चाहिए और वो ना उसकी तैयारी में लग जाती है। पर वो मीट काफी ज्यादा सख्त था, तो वो यार ना चाकू से काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए ना वो यहाँ पे उसे पकाने के लिए अलग मेथड ट्राई करती है। वो ना उसे पानी में डाल के एक बड़े से बर्तन में पका रही थी और साथ ही में वो बार बार हाथ डाल के टेम्परेचर भी चेक कर रही थी, क्योंकि उसे ना बिल्कुल सही टेम्परेचर पे पकाना जरूरी था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे सोंगजिना और उसके पिताजी भी वहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ सोंगजिना चायोम प्रथा के लिए चुनी हुई जितनी भी लड़कियां है ना उन सभी लड़कियों को ना तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनमें से वो एक भी लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और साथ ही में यहाँ पे इन्हें को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बता रहा था कि उसने तो उसकी बेटी को उसकी नानी के यहाँ पे भेज दिया था ताकि कहीं चायोम के नाम पे ना उसे भी यहाँ पे पेश ना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ का बस एक ही रूल था, चाहे वो किसी की भी बेटी हो या फिर कोई भी लड़की हो, उसे ना राजा के सामने पेश किया ही जाता है। तो सोंगजिना फिर उसी के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही है, तो वो भी बता रहा था कि मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं बाहर गई होगी। और साथ ही में खाना भी बन चुका था तो उसके लिए ना खाना भी परोसा जाता है। पर वो तो यहाँ पे खाना देख के ना मुंह बनाने लग गया था और कह रहा था कि अरे बाप रे, ये कैसा खाना है, इसमें तो सिर्फ खाली मीट के टुकड़े दिखाई दे रही है, बाकी चीजें कहाँ है, क्या तुम लोग ऐसा खाना खिला के हमारा अपमान करना चाहते हो। यहाँ इनोक ने इस बात से गुस्सा हो गया था और सभी औरतों को पकड़ के लाके ना यहाँ खड़े करने की बात करता है। पर फिर भी यहाँ पे वो औरतों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब के साथ ना हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने तो खाना काफी अच्छे से बनाया था। इसलिए जियोंग ना फिर उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने तो खाना टेस्ट भी नहीं किया, तो फिर तुम खाने की बुराई कैसे कर सकते हो, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। टेस्ट करने से पहले ही तुमने ये जज कर लिया कि खाना बुरा बना है और हमें सजा दे रहे हो, ये तो गलत है। तो यार वो राजा तो कह रहा था कि अगर खाना खराब होगा तो तुम्हें ना इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें ना सजा मिलेगी। और फिर भी यहाँ पे जियोंग तो खुद पे ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि ये खाना ना खराब नहीं हो सकता, और वो ना उसकी सजा के लिए तैयार हो गई थी। पर तभी ना यहाँ पे सोंगजे तो उसी गवर्नर की पोती को यहाँ पकड़ के लाया गया था, जिससे कि उसके नानी के घर भेज दिया गया था। वो यहाँ पे उसे बताया था कि मैंने ना इसे भागते हुए पकड़ लिया था। तो इसी बात को देख के ना यहाँ पे इन्योक तो काफी ज्यादा रोने लग गया था, क्योंकि वो ना उसकी बेटी जो थी और वो भी काफी ज्यादा छोटी थी, और इसी बात से गवर्नर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर फिर भी यहाँ पे वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो राजा के सामने कुछ कर भी नहीं पाता। और साथ ही में यहाँ पे सोंगजे के पास ना चायोंग का एक बैच था, यानी कि एक तरह से ना एक बहुत ही बड़ा आदेश होता है जिसे कि इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ना इसकी बात सभी को माननी ही पड़ती है। और साथ ही में वो कह रहा था कि अगर ये खाना मेरे को पसंद आया ना तो तुम्हारी पोती को छोड़ दिया जाएगा और साथ ही में इन औरतों को भी। तो जैसे ही वो यहाँ पे खाना टेस्ट करते हैं ना तो उसे ना ये खाना काफी ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि ये खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा था और इससे पहले ना उसने ऐसा खाना कभी टेस्ट ही नहीं किया था। पर फिर भी है ना वो तो झूठ कहने लग गया था कि ये खाना ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर फिर भी अभी जियोंग तो खुद के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि ये खाना खराब हो ही नहीं सकता। और साथ ही में गवर्नर भी ना उस खाने को टेस्ट करता है तो उसे भी ना ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया था, और वो भी समझ गया था कि वो लड़का ना असल में झूठ कह रहा है। और साथ ही में उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कह रहा था कि ये तो खाना काफी अच्छा है और टेस्टी भी, तो तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तुम लोग जबरदस्ती मेरी पोती को यहाँ से ले जाने के लिए सबसे झूठ कह रहे हो ना। और वो ना यहाँ पे तलवार निकाल के उन्हें मारने के लिए जा रहा था, पर यार इनोक ने उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो ना उन्हें के मेहमानों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और चाहकर भी ना वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इस चीज का ब्लेम तो किसी पे डालना ही था ना। तो वो यहाँ पे ना जियोंग को इसका जिम्मेदार ठहरा देता है। वो यहाँ पे जियोंग तो चिल्लाने लग जाती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है, मुझे छोड़ दो। और उसकी यहाँ आवाज ना असल में हेयोंग ने भी सुन ली थी और वो भी वहाँ पे आ गया था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो नीचे झुक गए थे और वो यहाँ सीधे ही ना
जियोंग के पास चला गया था और उसे देखता है। तो यार जियोंग भी जब ये नोटिस करती है तो उसे समझ आ गया था कि इसने जो कुछ भी कहा है वो सच है, यानी कि ये सच में एक राजा है और ये वही राजा है शायद जिसके बारे में कि मैंने पढ़ा था। तो ये बात देख के ना उसे तो काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था खुद पे कि उसने ना उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहा था उसके सामने, यानी कि अब तो मेरी मौत पक्की है, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। पर शायद ना उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि हायुन ने यहाँ पे सुन लिया था कि उसने ना खाना बनाने में कुछ भी गलती नहीं की है, तो उसे सजा किस बात की मिलेगी। तो वो ना फिर यहाँ पे खाना टेस्ट करने चला गया था और वो खुद ही फैसला करने वाला था कि खाना कैसा बना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खाना तो टेस्टी था और यहाँ खाना भी ना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ एक एक करके ना सारी चीजें खा जाता है, क्योंकि उसे ना खाना सच में काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और साथ ही में वो जियोंग से भी पूछ रहा था कि तुम हो कहाँ से और तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। और साथ ही में ऐसे ही काफी सारे सवाल भी उससे कर रहा था, क्योंकि उसे भी यहाँ पे यकीन हो चुका था कि वो सच में ना एक कुक है और वो काफी अच्छा खाना बनाती है। तो जियोंग ना फिर उसे सब सारी बातें बताने लग जाती है और साथ ही में ये भी बता देती है कि मेरे डैड भी ना एक कुक थे और इसीलिए मैं भी कुक बनी। तो यार वो ना उसकी उम्र भी पूछ रहा था। तो यार जियोंग बता रही थी कि मेरी उम्र तो 27 साल है। तो ये बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हारी उम्र 27 साल हो गई और तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, तुमने शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पे वो तो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम्हें तो उसके ऊपर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं ना इस समय से नहीं हूँ, मैं 500 साल बाद से आई हूँ, यानी कि फ्यूचर से। पर जाहिर सी बात है यहाँ पे हेयोंग को तो यकीन होने नहीं वाला था और वो उससे कहता है कि शायद ना तुम सच में पागल हो गई हो। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग को तो इस बात का यकीन तो हो ही गया था कि वो ना अब खाने की वजह से तो बच जाएंगी। तो यार हेयोंग ना अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि गवर्नर की बेटी को और इस कुक को ना मेरे महल लेके जाया जाए। तभी यहाँ पे जियोंग को ना ये बात सुन के एक हिस्टोरियन के बारे में याद आता है जिसने लिखा था कि यहाँ हेयोंग की माँ की मौत के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था ना, उसने ना उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि सबको मार दिया गया था। तो फिर यहाँ पे बाद में सब लोग जब चले गए थे तो यार गवर्नर ना उससे कह रहा था, यानी कि राजा हेयोंग से, कि वो उस औरत के चक्कर में ना किसी पे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, यानी कि राज्य के ऊपर उसका तो जरा भी ध्यान नहीं है। और शायद ना प्रजा भी काफी ज्यादा नाराज है इस चीज से और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा भड़क रहा था। लेकिन यहाँ पे हेयोंग तो सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि उसके माँ का मौत के जिम्मेदार तो ये सारी लोग ही थे ना यहाँ के। और साथ ही में ये गवर्नर जो है ना ये भी उसकी माँ की मौत में शामिल था। तो यहाँ पे वो सजा के तौर पे उस गवर्नर को एक ऐसी सजा के लिए भेज देता है जहाँ से कि कोई वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ना राजा से गुस्ताखी जो की। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जियोंग और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि वापस से जेल ले जाया जा रहा था। और साथ ही में वो ना उस लड़की को बता देती है कि वो ना फ्यूचर से आई है। तो यहाँ गिल भी ना उसकी बातों पे यकीन कर लेती है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे फिर जियोंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये सारी चीजें ना उस पुरानी वाली बुक की वजह से हो रही है, जो कि अभी भी उसके बैग में है, लेकिन उसका बैग तो खो गया है। और वही इधर यहाँ पे जब तोंगजे को दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे राजा के पास जाके उससे कहता है कि गवर्नर की पोती और बाकी लड़कियों को ना आप जाने दीजिए, क्योंकि उनके बात से यहाँ पे पता चल रहा था कि जो कुछ भी ये चायोंग प्रथा थी ना वो सारी चीजें बस एक प्लान थी हायोंग की, बस माँ का बदला लेने के लिए, यानी कि हायोंग ही ये सारी चीजें करवा रहा था बदला लेने। और उसने ना ये बदला गवर्नर से ले लिया था। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे जियोंग और गिल को दिखाया जाता है, इन दोनों को भी ना यहाँ से छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अगर खाना अच्छा बना तो उसे ना छोड़ दिया जाएगा। तो वही इस बात की खबर यहाँ उसे भी लग गई थी कि वो लड़कियां ना भाग चुकी है। लेकिन इधर यहाँ पे ये दोनों ना जंगल में कहीं जा रही थी, तो बातों ही बातों में ना जियोंग से कह दिया कि तुम्हें ना मेरे साथ फ्यूचर में चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ गिल की कोई फैमिली ही नहीं थी। तो बाद में ना वो यहाँ पे उसी पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं जहाँ से कि ये दोनों गिरे थे और वो ना उसकी बैग को ढूंढने लग जाती है। ये लोग यहाँ पे बैग ढूंढते उससे पहले ही ना वहाँ राजा आ गया था और उन लोगों को रोकता है। लेकिन अचानक से राजा को देख के वो इतने ज्यादा जोर से चीखते हैं कि वो ना पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन राजा ने ना उसे बचा लिया था। और साथ ही में फिर यहाँ जियोंग ने उसे उसके बैग के बारे में बता रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरी बैग ढूंढने में ना मदद कीजिए, वो बैग मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे राजा तो ये समझ रहा था कि शायद ये झूठ कह रही है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो उसका बैग तो ढूंढ के निकाल लेता है। लेकिन वो ना यहाँ जियोंग को देने के बजाय ना वो तो बैग उसे नीचे फेंक देता है और उससे कह रहा था कि तुम ना अब यहाँ से नहीं भाग पाओगी। लेकिन ये बात देख के वो तो पहले यहाँ पे काफी जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन साथ ही में ना वो शांत हो गई थी, क्योंकि वो ना राजा था, अगर वो जितना परेशान उसे करेगी उसके लिए ना उतनी ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही में ना वो उसे आराम से रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज मेरे लिए ना वो बैग काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मुझे वो बैग चाहिए, उसके लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे हायोंग को तो उसके ऊपर ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो जब नेक्स्ट डे यहाँ दिखाया जाता है इन दोनों को ना पकड़ के हाथ पैर बांध के उन लोगों को ना महल ले जाया जा रहा था। और वही दूसरी ओर हमें मोएब्जू को दिखाया जाता है जो कि हायोंग की पत्नी थी, वो और राजा जैसन जिसने कि उसे बचा के ना डील की थी हायोंग की पत्नी बनने के लिए, वो दोनों यहाँ पे साथ में थे और ये दोनों ही मिलके ना प्लान बनाते हैं कि हायोंग को ना रास्ते से हटा देना चाहिए। तो यार जैसेंग ना फिर उसे बता देता है कि हायोंग ना किसी लड़की को लेके आ रहा है महल में, तो तुम्हें ना उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो ना सिर्फ तुम्हारा बनकर रह सके और किसी लड़की के पास ना वो नहीं जा पाए। और वही इधर यार जाते हुए ना जियोंग ये बात सोच रही थी कि क्या उसने उस हिस्टोरियन की बात को पलट दिया है, यानी कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ उसकी जगह तो उसकी गवर्नर की बेटी को होना चाहिए था, लेकिन जबकि उसकी जगह यहाँ पे जियोंग मौजूद है। लेकिन इसके बाद ना फिर वो लोग यहाँ पे महल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मोएब्जू ना तो काफी ज्यादा नाटक करने लग जाती है अच्छा बनने का, और वो यहाँ पे सीधे हायोंग के पास जाके उससे कहती है कि चलो अब से ना मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। तो यहाँ मोएब्जू उससे बता रहा था कि देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। यहाँ पे मोएब्जू का नाम सुन के यहाँ पे जियोंग को कुछ याद आता है कि ये तो वही है जिसने कि राजा को अपने हाथों में जकड़ रखा था, यानी कि वो ना राजा को अपने इशारों पे नचाता था और काफी ज्यादा बुरा
और यहाँ जियोंग को भी देख के ना मुझे सोचती है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, हो सकता है कि इसी वजह से राजा को ये पसंद आ गई हो। और वो ना फिर यहाँ पे उसे राजा के पास भेजने के लिए काफी अच्छे से तैयार भी थी, पर यहाँ हायोंग ना उसे मना कर देता है और कह रहा था कि ये ना मेरे किसी और काम के लिए आई है यहाँ। और वो ना यहाँ पे जियोंग के पास जाके उससे टच करते हुए कह रहा था कि अब ना तुम मुझसे लिपट के अपनी जान की भीख मांगोगी देखना, यानी कि वो ना उससे अपने बदला लेने के लिए सोच रहा था, पर किस बात का। और वो यार जियोंग तो सोच रही थी कि पता नहीं कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या ये मुझे टॉर्चर करेगा या फिर मेरे साथ और भी कुछ बुरा। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। तो बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ जियोंग ना जबकि एक कैदी बन चुकी थी, तो राजा की वाइफ उससे कह रही थी कि तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो। तो राजा भी बता रहा था कि मैंने ना इसके लिए एक खास जगह तैयार करवाई है। तो ये सुन के ना यहाँ पे जियोंग तो शॉक हो गई थी और उसे लग रहा था कि अब तो वो नहीं बचने वाली। और साथ ही वो उससे कह रही थी कि मुझे ना इस चीज से डर लग रहा है, पर यहाँ वो तो उससे मजाक करते हुए कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारा ना डर अभी दूर कर देता हूँ। और वो ना यहाँ पे उसके सिर के ऊपर कपड़ा डाल देता है, अब ना कुछ अनजान नहीं दिखेगा, तुम्हें ना डर भी नहीं लगेगा। फिर बाद में जब यहाँ उसके कमरे में दिखाया जाता है राजा के यहाँ उसका ना ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी कि एक वैद्य ना उसका इलाज कर रहा था, उसे ना जंगल में उस तीर से मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ वो वैद्य बता रहा था कि अच्छा हुआ कि आपको समय पे ना किसी ने अपनी चोट पे दवाई लगा दी, इस वजह से ना खून बहना रुक गया था, इसलिए शायद आपकी जान भी बच पाई है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे उसे तो जियोंग की याद आती है कि उसी ने असल में उसकी जान बचाई थी, यानी कि उसके चोट पे दवाई लगाई थी। तो फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे सब लोग को बाहर भेज देता है और सिवाय उसके पत्नी की। तो यहाँ पे उसकी पत्नी ना बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रही थी जियोंग के बारे में कि वो लड़की है कौन और वो यहाँ पे आप उसे क्यों लाए हैं, यानी कि उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा था और साथ ही में उससे मजाक करते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है जियोंग के लिए जो जगह तैयार करवाई गई है ना वो ना किसी रानी के जगह से भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर जब हमें यहाँ पे उसी जगह को दिखाया जाता है, वो जगह असल में और कोई नहीं बल्कि एक काल कोठरी थी जो कि महल के ठीक बाजू में बनी हुई थी और यहाँ जियोंग और उसके दोस्त को यहाँ पे बंद करके रखा हुआ था। तो यहाँ जियोंग ने इस बात से गुस्सा हो गई थी और उसे ना ताना मार रही थी कि वाह क्या खास जगह है, मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। तो यहाँ गिलगिन तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए उससे कह रही थी कि कम से कम हम लोग जिंदा तो है, उन्होंने हमें मारा तो नहीं, और साथ ही में ना अच्छे कपड़े भी तो मिले हैं हमें पहनने के लिए। लेकिन फिर बाद में हमें यहाँ पे ह्योंग की पत्नी को दिखाया जाता है, यानी कि राजा की वाइफ को, वो यहाँ पे ना अपने डैड के साथ मिलके कोई प्लान बना रही थी। यहाँ वो दोनों ही ना जियोंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की है कौन और उसका रिश्ता ह्योंग के साथ क्या है। वो यहाँ पे जियोंग की जासूसी करने और यहाँ ग्रैंड प्रिंस को एक संदेश भिजवाने का फैसला करते हैं फिर। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे किचन में दिखाया जाता है जहाँ की ना ढेर सारा खाना बन रहा था और यहाँ पे काम चालू था और साथ ही में यहाँ पे जो हेड शेफ था ना वो यहाँ पे जियोंग के बारे में बातें करने लग गए थे कि वो लड़की है कौन और उसे राजा महल में भला क्यों लेके आए हैं। और साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि उस लड़की को ना यहाँ का नया चीफ रॉयल कुक बनाया जाने वाला है, इस वजह से ना इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन भी होने वाला है शायद। तो ही कुछ देर बाद यहाँ पे ह्योंग की दादी ने यानी कि राजा की दादी ने वहाँ पे कुछ लड़कियों को भेज दिया था जो कि यहाँ पे खाने का ऑर्डर देने आई थी और साथ ही में ह्योंग की पत्नी की ओर से भी एक लड़की आई थी खाने का ऑर्डर देने की। यहाँ हमें इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ महल की दो सबसे पावरफुल औरतें जो कि एक राजा की दादी और दूसरी राजा की वाइफ है, वो ना अपना सिक्का जमाना चाहती थी किचन के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर जब हमें यहाँ राजा की दादी को ही दिखाया जाता है जो कि ना इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि वो एक अनजान औरत को महल में कैसे लेके आया और साथ ही में उसे एक कुक भी बना दिया गया और तो और उसने गवर्नर ह्योंग को सजा भी दे दी। मुझे ना इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही में वो यहाँ पे प्लान बनाने लग गई थी उसकी अगली चाल के लिए। तो फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे ह्योंग की पत्नी उसके भाई को बुलाती है जियोंग के बारे में पता करवाने के लिए और साथ ही में वो जब इस बात के बारे में उसे कुछ नहीं बताता तो वो कहती है कि गवर्नर ह्योंग उसकी ना सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और ये मेरा आदेश है। वो यहाँ पे ना ये बात को काफी ज्यादा गुस्से में कह रही थी। तो फिर वो ना सीधे ही जाके पिता को शिकायत करने लग जाता है और कह रहा था कि आप ना कब तक उनकी ऐसी गुलामी करते रहोगे। तो ये बात सुन के उसके पिता तो गुस्सा होते हुए इससे कह रहे थे कि तुम ना बस चुप रहो और साथ ही में उसे ये एक आइडिया देते हुए कह रहा था कि हम ना ह्योंग की पत्नी की बजाय ना वो जो नई लड़की आई है ना उसे सपोर्ट करे तो कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे उसके पिता तो इस आइडिया को ना बिल्कुल ही बकवास कह के मना कर देते हैं। फिर जब यहाँ पे रात में ना ये दोनों जब अपनी कालकोठरी में थी तभी यहाँ पे एक लड़का आके ना उन्हें वहां से छुड़ा के ले जा रहा था जो कि यहाँ पे नकाब पहने हुए था। तो ये देख के यहाँ पे ना वो दोनों भी शौक थी, लेकिन फिर भी ना वो दोनों तो उनके पीछे पीछे चली गई थी। तभी यहाँ पे फिर वो बचते बचाते एक जगह पे आके पहुंचते जो की जगह ना काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पे सभी लोग ना नकाब पहने हुए थे। यहाँ उन्हें इन सबके बीच में उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने की उसे अभी अभी बचाया है। लेकिन वो यहाँ पे जब एक आदमी के पास पहुंचती है और वो आदमी जब यहाँ पे अपना नकाब उतारता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ह्योंग था और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि अब बताओ तुम्हें ऐसे आजाद होके ये चांदनी रात की सैर कैसी लगी। और यहाँ पे हमें ये बात से पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में राजा का ही था उसे ऐसे बाहर निकालने का और वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि इस महल का एक काफी ज्यादा मशहूर विदूषक जेस्चर गोंगिल था जो कि यहाँ पे राजा के कहने पे ही ना उसने उसे वहां से बचा के बाहर निकाला था। तो इस बात से यहाँ पे जियांग को तो एहसास हो गया था और साथ
साथ ही में उसके दोस्त को भी, कि उसके साथ ना इन लोगों ने मिलकर काफी बड़ा मजाक किया। और यहाँ पे उस नकाबपोश वाले आदमी को देखते थे यहाँ गिलगियोंग तो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठी। लेकिन वही यहाँ जियांग जब उसका नाम सुनती है गोंगिल, तो उसे ना एक मशहूर कोरियन फिल्म किंग एंड द क्लाउन की याद आ जाती है। तो इस बात से उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि वो ना सच में वक्त में पीछे आ चुके हैं। इस बात से ना राजा भी खुश हो गया था और वो यहाँ पे सब लोग को इनाम देता है और साथ ही में सब लोग काफी ज्यादा खुश होकर जश्न मना रहे थे। और वही बाद में ना यहाँ पे राजा ना अकेले में गोंगिल को एक आदेश देता है और उससे कह रहा था कि जंगल में जो मुझ पे हमला हुआ था ना, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा। और साथ ही में बाद में वो जाके जियांग से भी मिलता है और उससे ना दोबारा भागने की कोशिश करने पे तुम्हें इस बात से सजा मिलेगी। और इस बात से ना जियांग भी गुस्सा हो गई थी और वो ना राजा को ही ताना मारते हुए उससे कह रही थी कि तुमने भी तो इतने बड़ा मजाक किया हमारे साथ। तो ये सुन के ना वो भी गुस्सा हो गया था और वो यहाँ पे ना अपने जल्लादों को आदेश देता है कि गर्म लोहे की ना छड़ी ले आई जाए ताकि वो इन दोनों के ऊपर ना निशान बना सके। तो ये देख के ना यहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। तो यहाँ जियांग ने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। और साथ ही में वो यहाँ पे वादा भी कर देते हैं कि माफ करना, मैं आपसे ना कभी भी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। तो उसके ऐसी हालत देख के ना राजा ना सजा रोक देता और साथ ही में उससे कह रहा था कि मुझे ना भूख लगी है, इसलिए तुम ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के ले आओ। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए ना जियांग कहते हैं कि मुझे ना एक असिस्टेंट चाहिए, वो कि मेरी दोस्त है गिलगिंग। तो इस बात को ना यहाँ राजा भी मान गया था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके सामने एक काफी बड़ी शर्त भी रखता है कि अगर सिर्फ तुमने अपनी जान बचाने के लिए कोई पुराना सा खाना बना दिया बकवास वाला, तो तुम ना मरोगी। ये बात याद रखना, अगर तुमने अपनी जान दाव पे लगा के कुछ नया बनाया, अच्छा बनाया, टेस्टी, तो तुम्हें ना जिंदा रहने का मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे खाने से खुश होऊंगा। तो जियांग भी ना इस बात से राजी हो गई थी और वो ना यहाँ पे कसम खाती है कि वो जिंदा रहने के लिए यहाँ पे कुछ भी करेगी। और उसके ऐसी हिम्मत देख के ना यहाँ पे गिलगियोंग की भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी और वो भी ना उसका साथ देने का फैसला करती है। यहाँ पे ये दोनों ही ना काफी ज्यादा डरते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो जब ये दोनों ना यहाँ पे किचन में आके पहुंचते हैं तो यहाँ के बाकी कुक ना इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि ये तो परंपराओं का अपमान है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि किसी भी औरतों को यहाँ पे किचन में आने दिया आपने। वो तो यहाँ पे ना जियोंग से सवाल भी करने लग गए थे उसके बैकग्राउंड और उसकी खाना बनाने की कला को लेके, जैसे कि वो यहाँ पे ना किसी दुश्मन से पूछताछ कर रहे थे। जियांग भी ना बड़ी स्मार्ट थी, वो यहाँ पे ना कहती है कि मैं ना काफी दूर से आई हूँ और इतनी दूर से कि आप ना उस जगह के बारे में जानते तक नहीं हो। और इस बात से ये साफ हो जाता है कि इनमें से कोई भी ना यहाँ पे जियांग को पसंद नहीं कर रहा था, पर फिर भी यहाँ पे जियांग को तो रसोई में काम करने की इजाजत मिल गई थी क्योंकि राजा का हुक्म जो था। तो वो जब यहाँ पे किचन में ना घूमते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ जियांग को पता चलता है कि यहाँ तो काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि उसके समय में ना काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग तो इस बात को जानते तक नहीं। और यहाँ गिलगियोंग की ना सुनने की शक्ति काफी ज्यादा कमाल की थी। तो वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद ना यही कहीं कहीं छुपा हुआ हिरन का मांस है और शायद ना ये वही हिरन है जो कि पिछली बार राजा ने शिकार किया था। तो ये देखते हुए यहाँ पे जियांग के दिमाग में ना एक काफी अच्छा सा प्लान आता है और वो यहाँ पे सब लोग से कह देते हैं कि मैं ना हिरन के मांस का स्टेक बनाने वाली हूँ और वो भी काफी ज्यादा अच्छा, जो कि उसकी ना खासियत भी है। और वो यहाँ पे ना काफी सारे अच्छे अच्छे तरीके इस्तेमाल करके काफी अच्छा सा खाना बना देती है। और यहाँ उसने वही डिश बनाई थी जो कि उसने ना वो कॉम्पिटिशन के दौरान बना के वो कॉम्पिटिशन को जीत लिया था। लेकिन वही ये बात जब यहाँ राजा की पत्नी को पता चलती है कि उसने ना जियांग को रसोई में जाने की इजाजत दी है और वो लड़की असल में राजा के मारे हुए हिरन के मांस की मदद से खाना बना रही थी। तो ये देख के ना उसकी तो जलन और गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो यहाँ पे उसकी सबसे भरोसेमंद या जो उसकी कोर्ट ले रही थी ना, वो यहाँ उससे कह रही थी कि तुम जाके ना जियांग के ऊपर नजर रखो और उसकी हर एक छोटी चीज की इन्फॉर्मेशन ना मुझे लाके देना, ताकि वो जब भी कोई गलती करे ना तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता। जब यहाँ पे फिर बाद में राजा के खाने का समय हो गया था और यहाँ पे शाही टेबल लगा के ना उसे फिर जियांग यहाँ खाना परोस रही थी और साथ ही में उससे कह रही थी कि ये ना एक हाउटी कुजीन है जो कि फ्रांस की ना एक बहुत ही मशहूर रसोई का हिस्सा है, आपको ये पसंद आएगी। लेकिन यहाँ राजा और उसके बाकी लोग ना जब इन डिशेस का नाम सुनते हैं तो वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये कैसे अजीब से नाम है। तो यहाँ जियांग ना सबसे पहले कोर्स के तौर पे उसे यहाँ कच्चे मांस से बना हुआ एक डिश सर्व करती है और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसी के सामने उसी खाने को प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए और साथ ही में उसे परोस भी रही थी, जो कि यहाँ पे उसे ना टेबल साइड सर्विस कह रही थी। यहाँ पे वो तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही में ना वो यहाँ कच्चा मांस खाने से पहले थोड़ा हिचकिचा भी रहा था, लेकिन जब ना वो उसे टेस्ट करता है तो उसे ना काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, उसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ ही में ना वो फिर बाद में यहाँ पे उसे मटर का सूप भी पेश करती है जिसकी खुशबू सुन के ना यहाँ पे राजा को भी ना ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब जब बारी थी मेन कोर्स की तो जियांग ना हिरन की जीभ को राजा के सामने ना एक कोयले की आग पे उसे पका रही थी और साथ ही में उसे बता भी रहे थे कि हिरन की जीभ ना काफी ज्यादा कीमती और टेस्टी होती है और इसका रिश्ता ना सीधे ही राजा की ताकत से जुड़ा हुआ होता है। तो यार राजा ना उसके ऐसे खाने बनाने के तरीके और साथ ही में उसके इतने ज्यादा अच्छी नॉलेज से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और शायद ना उसे इस बात से यकीन भी होने लगता है कि शायद ना जियोंग सच में फ्यूचर से आई होगी। तो उसे इस बात से ये तो यकीन हो ही जाता है कि असल में जियोंग कोई आम लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। और साथ ही में ना वो उससे यहाँ पे सीधे भी पूछ लेता है कि तुमने ये खाना बनाना सीखा कहाँ से। तो जियांग ने ये बात सुन के यहाँ पे सच बोलने का फैसला करते हुए उसे बता रहे थे कि मैं ना फ्यूचर से आई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे तो मजाक लग रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम पागल हो। और उसके बाद पे यार वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही में वो उससे ये भी कहता है कि मैं ना तुम्हारे इस खाना बनाने की टैलेंट से काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ और उसे पूछ रहा था कि तुम्हें बात कैसे पता कि मुझे ये डिश इतनी ज्यादा पसंद आई। तो वो फिर यहाँ पे उसे बताने लग गई थी कि मैंने ना इसके बारे में ओनिगोन यानी कि एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक किताब में इससे पढ़ा था। तो ये सुन के वो भी काफी ज्यादा हैरान था और पूछ रहा था कि
तुम ये नाम जानती कैसे हो। लेकिन जियांग ना फिर से जब उसे खाना खिलाने लगती है तो यहाँ पे उसे ना फिर से अपनी माँ की याद आ गई थी, जो कि बचपन में ना उसे सेम इसी तरीके से खाना खिलाती थी। ये ना उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल पल था। लेकिन जब उसी समय यहाँ पे उसकी पत्नी ना उससे मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर आ गई थी, पर यहाँ राजा का सेवक ना उसे वहीं रोक देता है और वो अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि राजा ने उसे आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। पर फिर भी यहाँ पे उसकी पत्नी तो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक देता और कह रहा था कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और ऐसा ना उसके साथ पहली बार हुआ है, यानी कि उसके पति ने पहली बार उसे ऐसे अंदर आने से मना कर दिया। पर उसके जाने के बाद जब यहाँ जियोंग भी जा रही थी तो राजा ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हें चुना है। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कहीं ये मुझे ना उसकी दूसरी पत्नी ना बना ले, जिस वजह से कि हिस्ट्री ना पूरी चेंज हो जाएगी। इस बात से ना वो डर गई थी और सोच रही थी कि यार पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। फिर बाद में ना यहाँ पे चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सुनजे जियोंग से यहाँ पे अकेले में मिलते हुए उसे बता रहा था कि अगर तुम ना राजा की जासूसी करके उसकी सारी बातें मुझे बताओगी ना तो मैं ना राजा की पत्नी कांग से ना तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तो ये बात सुन के यहाँ पे जियोंग तो समझ गई थी कि यहाँ पे महल में ना हर कोई उसे ना उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो यहाँ पे उसे ना मना करने की बजाय उसे एक चालाकी वाली शर्त रखते हुए उससे कह रही थी कि अगर तुम लोग मेरा जंगल में खोया हुआ वो बैग ला के दोगे मुझे तो मैं ना तुम्हारे ऑफर के बारे में जरूर सोचूं। लेकिन पहले तो यहाँ पे उसे ना ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, पर फिर भी ना वो इस बात के लिए मान गया था। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा की पत्नी ना फिर से जियोंग के खिलाफ एक साजिश रचती है कि उसे ना कैसे फंसाना चाहिए। वो यहाँ पे उसे कह रही थी कि शाही रसोई के जो भी कुक है ना वो सारे मिलकर जियोंग को इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि वो ना खुद ही महल छोड़ के चली जाएगी, ऐसा कुछ करना होगा। वो यहाँ पे कह रही थी कि तुम जाके ना ये बात कुक मीन से कहो और वही ना ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लेगा। तो इसी वजह से ना दूसरे दिन जियोंग और उसके दोस्त के साथ रसोई में ना काफी ज्यादा बुरा बर्ताव होता है, यानी कि उसे परेशान किया जा रहा था। यहाँ जानबूझ के ना गीली लकड़ियां चूल्हे में डाल दी गई थी ताकि इस वजह से ना काफी ज्यादा धुआं हो जाए और उन दोनों को काफी ज्यादा परेशानी हो इस चीज से। और तो और उसके खाने में ना यहाँ पे वो काफी कीड़े मकोड़े भी मिला दे रहे थे, जिस बात से यहाँ पे जियोंग ना काफी ज्यादा परेशान होने लग गई थी और वो यहाँ फिर भी ना हिम्मत नहीं हारती। और जैसे तैसे यहाँ पे दिन भर के इतने सारे काम और परेशानियों के बाद भी ना वो अपना दिन जैसे तैसे काट ही लेती और फिर से वो ना कहा से अपने जेल के कोठरी में चली गई थी उसके दोस्त के साथ। और वो यहाँ पे उसके दोस्त से कह रही थी कि तुम्हें पता है उस रसोई से ज्यादा ना तो मुझे शांति इस जेल में मिल रही है। और साथ ही में वो यहाँ पे दुखी होते हुए कह रही थी कि अगर मैंने राजा को दूसरे कुक के बारे में बताया कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं तो पता नहीं वो उनके साथ क्या करेंगे, हो सकता है कि वो ना लोगों को मार भी देगा, जो कि मैं ये नहीं चाहती। तो जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे राजा के साथ ना उनके सभी मंत्री तंत्रियों की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे सभी लोग ना मिलकर यहाँ रिजाइन दे रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जियोंग को सजा दी जाए। लेकिन यहाँ राजा ने इस बात से इनकार करते हैं, इस वजह से ना यहाँ पे सभी लोग रिजाइन करने वाले थे और साथ ही में इस बात के लिए राजा के ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी देते हैं। तो इस बात से ना यहाँ पे राजा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना यहाँ पे इन सभी के विद्रोह से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। वो यहाँ पे सब लोग को उसे कह रहा था कि जियांग को ना अभी इसी दरबार में लाया जाए। जब यहाँ पे जियांग को ना वहाँ लाया गया था तो यहाँ पे सभी लोग मिलकर ना उसे मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ राजा ना सबकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा शॉकिंग फैसला करता है। तुम लोगों को पता है कल रात ना इस औरत ने मुझे काफी ज्यादा अजीब डिश परोसी थी कल रात, और तो ना मैं काफी ज्यादा चौंक भी गया था इस चीज से। इसलिए मैं ना तुम सबको आदेश देता हूँ कि इसे ना तुरंत ही चीफ रॉयल कुक के तौर पे नियुक्त किया जाए। तो इसी फैसले की वजह से यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सभी लोग शांत हो गए थे कि इसने अभी अभी क्या कहा। तो यही बात जब यहाँ उसकी दादी के पास पहुंचती है तो वो भी ना इस बात से शॉक थी और वो यहाँ पे कह रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक अनजान औरत के लिए अपनी सारी हदें पार कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही में वो ये भी कह दे कि अपना शायद मैं इस मामले में चुप नहीं रह सकती, मुझे ना कुछ करना ही होगा। और इसी बात की वजह से यहाँ पे राजा की पत्नी भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो सोच रही थी कि जियांग को मामूली सोचने में ना हमने गलती कर दी, वो तो काफी ज्यादा चालाक है। और वो ना यहाँ पे उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान को अंजाम देने की कोशिश करने वाली थी अब, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि अब ना राजा तो पूरी तरीके से उस जियोंग के वश में चला गया है। तो फिर जब यहाँ जियोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रसोई में थी, तभी यहाँ ना राजा की पत्नी की कोर्ट लेडी वहां आके उसे बता रही थी कि राजा की दादी ने ना आपको मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए आपको चलना होगा। तो इस बात से यहाँ पे जियोंग को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, उसे ना इस बात से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो जब ना वो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए पहुंचती है, यहाँ रानी उनसे कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारे टैलेंट के ऊपर शक है और तुम्हें ना खुद को साबित करने के लिए मुझे भी कुछ बना के खिलाना होगा, वो भी अच्छा, और मुझे वो पसंद आना चाहिए। और कह रहे थे कि तुम्हें ना किचन के सबसे होनहार शेफ के साथ मुकाबला करना होगा और मेरी शर्त तुम्हारे सामने ये है कि अगर तुम वहाँ हारी ना तो तुम्हें सजा के तौर पे यानी कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे बेचारे जियांग को कुछ देर बाद डरते हुए ये पता चलता है कि इसके पीछे ना असल में राजा की पत्नी का हाथ है, वो ये सब करवा रही है। उसी ने ही ना रानी को भड़काया है और उसी ने इस कंपटीशन के लिए उसे सुझाव भी दिया था। तो जियांग इस बात से ये भी समझ गई थी कि ये सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं है बल्कि उसे ना मारने की तैयारी चल रही है, उसे ना इन सब से अब अकेले ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कि वो कैसे कर पाएगी। लेकिन वही दूसरी ओर राजा को यहाँ पे ना एक काफी ज्यादा सीक्रेट बात पता चलता है कि उसके माँ की मौत से जुड़े हुए ना ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, इसलिए वो यहाँ पे प्लान बनाता है कि उसे ना रात को छुपके से वो रिकॉर्ड निकालना होगा, उसे देखना है कि हुआ क्या था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो ना जियांग के मामले में उलझा हुआ है, फिर भी वो यहाँ उसके असली मकसद को नहीं भूला जो कि उसकी माँ के मौत का बदला लेना था। तो फिर कुछ देर बाद उसे ये बात भी पता चलती है कि उसकी दादी ने असल में जियांग के साथ एक कंपटीशन रखने का फैसला किया है, अगर वो इसमें हारी तो वो उसका हाथ काट देगी। इस बात से ना वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया था और उसे
इस बात से पता चल गया था कि ये मामला ना इतना आसान नहीं है, ये बस एक खाने के बारे में नहीं है बल्कि वो लोग तो उसकी जान लेना चाहते हैं। तो जब हमें यहाँ पे उसी दिन दिखाया जाता है जिस दिन कंपटीशन होने वाला था, यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा तनाव में थे और साथ ही यहाँ सीनियर शेफ और यहाँ जियोंग के बीच में ना कंपटीशन होने वाला था और ये दोनों भी ना काफी ज्यादा तैयार। लेकिन अचानक ही ना जब यहाँ पे ह्योंग आ गया था तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग हैरान थे। यहाँ राजा ना सीधे ही अपने दादी के पास जाते हुए उससे कह रहा था कि अगर ये कंपटीशन हो रहा है तो सभी नियम ना सबके लिए बराबर होने चाहिए। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक नया नियम को लागू करता है। ये कह रहा था कि आज जो भी जीतेगा ना इस कंपटीशन में उसे छोड़ के यहाँ पे सभी हारने वाले बावर्चियों का ना एक एक हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बात सुन के यहाँ पे सभी लोगों के तो होश उड़ गए थे और यहाँ पे सभी बावर्ची ना यानी कि सभी शेफ डरने लग गए थे। यानी कि यहाँ पे ह्योंग ने ना सीधे ही इस कंपटीशन को जिंदगी और मौत का कंपटीशन बना दिया है और यहाँ पे अब किसी के लिए भी पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है, इन लोगों को जीतना ही होगा। और उसके ऐसे ऐलान के बाद ना यहाँ पे कुछ लोग एक मशीन ले आते हैं जो कि हाथ काटने के लिए थी। तो इससे ना ये लोग यहाँ पे और भी ज्यादा डरने लग गए थे, खास करके यहाँ पे जियोंग। उसे लग रहा था कि अब ना शायद पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। और साथ ही में उसके यहाँ पे डैड को भी याद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे ना ये कंपटीशन जीतना ही होगा ताकि मैं घर वापस जा सकूं। और यहाँ पे राजा भी ना उसकी तरफ देखते हुए अपने ही मन में कह रहा था कि अगर तुम सच में ना फ्यूचर से आई हो, तुम ना उन लोगों को कुछ ऐसा बना के दिखाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही बना सकती हो और कोई नहीं। ये ना एक तरीके से जियोंग के लिए चैलेंज और ना उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक उम्मीद भी थी, क्योंकि वो सच में यहाँ पे देखना चाहता था कि जियोंग ना किस काबिल है। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। सो बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यहाँ जियोंग सोच रही थी कि मुझे ना खुद को प्रूफ करना होगा और खुद को बचा के रखना होगा। तो यहाँ राजा की दादी ना सामने आके यहाँ सबको बता रही थी कि खाना ना कौन सा बनाना है। पर यहाँ उन्हें तो चक्कर आने लग गए थे, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बता रहे थे कि तुम लोग को ना आज ऐसा खाना बनाना है जो कि हमारे पूर्वजों के टाइम से बनते आ रहा है और वो ना काफी ज्यादा स्पेशल है। और तुम्हें बना खाना अच्छी भावना से बनाना है, यानी कि रिस्पेक्टफुल तरीके से। और ये बात याद रखना कि खाने के इंग्रेडिएंट में टोफू और जूस जरूर होना चाहिए और तुम्हें खाना बनाने के लिए ना सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जियोंग ना फिर यहाँ पे दिमाग लगाते हुए सोच रहे थे कि वो ना ऐसा ही कोई ट्रेडिशनल खाना नहीं बना सकती। तो वो ना यहाँ पे अपने डैड के बात को याद करती है कि जब ना उन्होंने उसे एक सोयाबीन पेस्ट से बना हुआ पास्ता खिलाया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये दोनों ही ना फिर यहाँ भागने लग जाते हैं इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए। तो यहाँ राजा की दादी ना उससे कह रही थी कि मुझे लगता है कि ना तुम शायद निराश हो जाओगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कुछ भी कर पाएगी। तो राजा भी कह रहा था कि आप पानी को देख के ये नहीं जज कर सकते कि वो पोप कितना ज्यादा गहरा होगा, अभी तो जस्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट ही हुआ है ना, इसका नतीजा तो आना बाकी है अभी। तो उसकी दादी तो कह रही थी कि तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ, इसलिए ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा सकती। तो यहाँ ये सुन के ना वो कह रहा था कि अब तो कॉम्पिटिशन में ना और भी ज्यादा मजा आएगा, आप देखते जाइए। क्योंकि मैं भी ये बात देखना चाहता हूँ कि ये नई लड़की ना आपकी भूख को कैसे वापस लेके आती है। पर यार राजा की वाइफ को तो लग रहा था कि शायद ना जियोंग हार जाएगी और उसके हाथों के साथ साथ उसका और ह्योंग का रिश्ता भी कट जाएगा, यानी कि वो दोनों ना एक दूसरे से फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट लेते समय ना सब लोग जियोंग को धक्का मार के आगे जाके ना सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे ले जा रहे थे। तो बेचारी जियोंग के हाथ में तो यार कुछ भी नहीं लग रहा था अच्छी चीजें। यहाँ टोफू तो उसे फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट ना उसे पूरे तरीके से नहीं मिल पाते। वो फिर सोचने लग गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर ना पालक के ऊपर जाती है और वो सोच रही थी कि मुझे ना पालक से कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि शायद ना राजा की दादी की तबियत कुछ ठीक नहीं है, इससे ना उन्हें मदद मिलेगी, यानी कि ये डिश खाती ही ना उनकी सेहत सुधरने में मदद होगी शायद। तभी यहाँ एक आदमी आके उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाकी सब तो वापस जा चुके हैं। तो वो भी बता रहे थे कि मुझे ना सोयाबीन पेस्ट चाहिए था लेकिन वो खत्म हो गया है, मुझे नहीं पता कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो शायद ना मैं कॉम्पिटिशन हार जाऊंगी। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि सोयाबीन पेस्ट तो खत्म हो चुका है लेकिन कुछ और है जो कि शायद तुम्हें मदद कर सकता है, और वो ना अब उसे अपने साथ ले गया था। और वही इधर यहाँ सारे मंत्री ना डिस्कस कर रहे थे कि शायद ना रानी माँ ने ये सब जानबूझ के किया है, यानी कि वो भी नहीं चाहती कि वो लड़की इस महल में शेफ बन के रहे, इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान बनाया ताकि वो ना उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल सके। और वही इधर कॉम्पिटिशन के दौरान ना मेगन और जो कि हेड कुक था उसने तो अपना काम आधा खत्म भी कर दिया था, लेकिन इधर यार जियोंग ने तो अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया था, वो तो बस अभी अभी वापस आई है। और वो कह रहे थे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये ना वो खुद से कह रही थी, वो भी ना अपनी डिश बनाने में लग गई थी। तो उसे ऐसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो बातें कर बनाने लग गए थे कि ये लड़की क्या नूडल्स बना रही है, और जहाँ तक कि उन्हें तो पालक के बारे में ना अभी कुछ पता भी नहीं था। मुझे तो पक्का ये लग रहा है कि ये लड़की ना जरूर आज हार ही जाएगी। और वही दादी को भी ये लग रहा था कि उनके सीनियर कुक के मुकाबले ना इस लड़की को शायद कुछ भी बनाना नहीं आता। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस आदमी ने ना जियोंग को बताया था कि रानी माँ की डाइट ना हमेशा से ही काफी ज्यादा कम रही है, और तो वो जब महल में आई तो उन्होंने ना फिर से खाना और भी ज्यादा कम कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ना उन्हें बचपन में छोड़ के चले गए थे और जाने से पहले उनकी माँ ने ना एक लास्ट बार उनके लिए यही सूप बनाया था जो कि उनके ना फेवरेट भी है। और वही बात में ना उनके वही फेवरेट सूप काफी सारे शेफ ने बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सभी लोग ना नाकाम रहे। तो इसी बात के बारे में ना जियोंग सोच रहे थे कि मुझे ना वो टेस्ट कैसे लाना चाहिए, मैं वो सूप कैसे बेहतर बना सकती। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हेड शेफ को ना असल में पैस की जरूरत थी, तो उसके दोस्त से मांगता है, लेकिन वो तो सीधे ही मना करके कह रहा था कि ये कॉम्पिटिशन है, अगर हार गया है तो हाथ कट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसी बात को लेकर ना वो तो यहाँ पे पैस के लिए लड़ने लग जाते हैं। और वही बेचारी जियोंग ना ये सोच रही थी कि मुझे ना वो सूप को कैसे बनाना चाहिए जो कि दादी को पसंद आएगा, इसलिए जियोंग को जब यहाँ याद आता है ना तो वो इंग्रेडिएंट लेने के लिए वापस जा रही थी, पर उसे ना रोक लिया जाता है। तो उसे ना वहाँ से फिर दादी के पास लाया गया था। तो यहाँ जियोंग भी उन्हें बता रही थी कि मुझे ना कुछ याद आया, मुझे एक इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या मैं प्लीज जाके वो ले सकती हूँ। तो यार राजा की पत्नी ये देख के उनसे कह रही थी कि मुझे तो अब
एहसास हो गया कि ये ना हमारे लेवल की नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए खाना नहीं बना पाएगी। अच्छा, पर यार जून तो कह रही थी कि नहीं मुझे बस एक इंग्रेडिएंट चाहिए, पर फिर भी यहाँ पे उसकी वाइफ तो कह रही थी कि चाहे जो कुछ भी हो, जब तुम्हें ये पता चल गया है कि बाकी लोग क्या बना रहे हैं, इसलिए तुम अपना रेसिपी चेंज नहीं कर सकती। अब तो यहाँ हाइन तो उसके साइड लेते हुए बता रहा था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो अपनी डिश आधे में चेंज नहीं कर सकती और ना ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए हमें ना इसे जाने देना चाहिए। और साथ ही में अगर ये फिर भी हार जाती है ना तो हम ना इसके दोनों ही हाथ काट देंगे सजा के तौर पे। और यही बात देख के यहाँ पे बेचारी जीवन को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कितना बुरा इंसान है। और ये बात सुन के यहाँ पे उसकी वाइफ तो खुश हो गई थी और कह रही थी कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो इसलिए ना बेचारी यार जीवन को तो एक मौका मिल गया था वापस से इंग्रेडिएंट लाने का, पर फिर भी उसके पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो खुद से जाके ले पाया, इसलिए वो ना यहाँ पे उसके दोस्त को भेज देती है लाने के लिए। तो उसके जाती है ना यहाँ राजा की वाइफ उसके नौकर को इशारा करती है कि उस लड़की को ना यहाँ वापस मत आने दे ताकि जून ना हारा जाए। पर इस बात से अनजान बेचारे यार जून तो अपना खाना बना रहे थे और यहाँ खाने को ना वो अलग तर्ज देने की कोशिश कर रही थी। और यही सब देख के ना यहाँ पे बाकी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये लड़की क्या बनाने की कोशिश कर रही है। और वही दूसरी तरफ यार गिलना जब सामान लेके आ रही थी तो एक नौकरानी ना उसे गिरा देती है और साथ ही में वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर बेचारी जून को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो सोच रही थी कि उसके दोस्त अब तक आए क्यों नहीं वापस, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबने ना प्लेटिंग स्टार्ट भी कर दी थी और यहाँ पे बेचारी जून का तो अभी तक खाना भी बन के तैयार नहीं हुआ था। और वही यहाँ पे बेचारे हायन को भी लग रहा था कि ये सच में यहाँ कोई नई डिश बना रही है या फिर इसका सच में दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो यहाँ पे चाहता था कि उसकी दादी भी ना जून की बनी हुई डिश को टेस्ट करे ताकि वो ना उसे छोड़ दे। लेकिन तभी ना अचानक वहां से गिल वापस आ गई थी, उसकी दोस्त उसे ना इंग्रेडिएंट दे देती है तो जून भी ना उसे खाने में डाल देती है। और यहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि उस लड़की ने अभी अभी खाने में क्या डाला। और यहाँ वो नौकरानी भी कह रही थी कि मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा, इसलिए मैं भी नहीं कह सकती कि ये कैसा टेस्ट करेगा। और साथ ही में कह रही थी कि क्या मैं उसे खाना बनाने से रोक दूं, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया खाने में कुछ डाल के। तो इस बात से ना पे हेमंग गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें कह के ना मेरी इंसल्ट कर रही हो, क्योंकि उसे ही ना मैंने चीफ रॉयल कुक बनाया है। तो यार उसकी दादी ना उसे शांत करवाते हुए कह रही थी कि अरे वो तो बस उसे रोल बता रही है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो यार वो उसकी दादी के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि ये कंपटीशन तो आपकी वजह से ही हो रहा है ना, आपकी डाउट की वजह से, और आप मुझ पे शक करिए कि मैंने गलत फैसला किया है उसे हेड शेफ बना के। यार दादी बता रही थी कि मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि सही इंसान को चुना जाए, इसलिए खाना टेस्ट करने के बाद ही फैसला होगा कि कौन हेड शेफ रहेगा। पर यार वो तो पहले से ही जानता था कि ये सारी चीजें ना प्लान है जीवन को यहाँ से हटाने के लिए। तो यहाँ टाइम खत्म हो रही है ना, सबका खाना भी रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे मेगन का खाना टेस्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे सबको ना काफी पसंद आ गया था। और यहाँ पे रानी ना उसकी तारीफ भी करती है कि क्या अच्छा खाना बनाया। और साथ ही में दूसरी बार हेड कुक का बनाया हुआ भी सबको खाना अच्छा लग रहा था। और जब यहाँ पे बारी आती है जीवन के खाने, तो यहाँ पे सब लोग देख पा रहे थे कि उसने तो सिर्फ यहाँ मामूली सा एक सूप बनाया है और साथ ही में चावल। ये देख के यहाँ पे सब लोगों को तो काफी नॉर्मल लग रहा था, पर फिर भी ये सब लोग मिलकर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ उसके बारे में ना कुछ बुरा कह ही नहीं पाते, क्योंकि वो खाना ना सच में काफी ज्यादा अच्छा बनाया था। सिंपल था लेकिन अच्छा था। तो यहाँ पे जीवन सोच रहे थे कि क्या इनको खाना नहीं पसंद आया। तो यहाँ हायूं कह रहा था कि ये खाना ना काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग। और वही यार रानी माँ को भी इतना ज्यादा ये खाना पसंद आ जाता है कि वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा पीने लग गई थी। ये पीते ही ना यहाँ उसे तो अपनी मॉम की याद आ गई थी और साथ ही में वो तो रोने भी लग जाती, क्योंकि इस टेस्ट का सूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उनकी माँ ने उनके लिए बनाया। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जून से ये भी बात पूछते हैं कि तुमने सबसे आखिर में कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें डाला था। तो यहाँ वो बता रहे थे कि मैंने इसमें आखिर में क्लैम्स मिलाए थे। और ये सुन के यहाँ पे हेमंग भी कहता है कि इसीलिए ये डिश इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो ये बात सुन के यहाँ पे जीवन तो उसे थम्स अप दे रही थी और काफी ज्यादा खुश थी वो भी। तो ये बात देख के यहाँ पे उसकी पत्नी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि अच्छा तो इसी तरीके से उसने ना मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया था। और तो यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि रानी ने ना इससे पहले पालक कभी नहीं खाया था और वो यहाँ बता रहे थे कि पालक मुझे कभी पसंद ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे पालक का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और पूछ रहे थे कि तुमने पालक डालने का इसमें डिसाइड क्यों किया। तो वो बता रहे थे कि मैंने आपके हाथों को ना कांपते हुए देखा था, इसलिए पालक ना कमजोर के लिए काफी ज्यादा अच्छी सब्जी होती है, तो अगर आप पालक खाएंगे ना तो आज जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो ये सारी बातें सुन के यहाँ पे सभी रानियां तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और खास करके यहाँ की जीवन की दादी, और कह रहे थे वो कि तुम ना सच में काफी ज्यादा काबिल हो और आज से ना तुम ही यहाँ की हेड शेफ रहोगी। यानी कि वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जीत चुकी थी और यहाँ विनर के अनाउंस करने के बाद जब यहाँ सब लोग जा रहे थे ना, तो यहाँ हेमंग कह रहे थे कि अब ना सजा देने की बारी है। तो जैसे ही यहाँ पे पुराने वाले कुक को लाया जाता है उसका हाथ काटने के लिए, तभी यहाँ पे जीवन ना सबके सामने आके उसे रोक देती है और कह रहे थे कि ये तो गलत है, मुझे माफ करना, लेकिन फिर भी अगर आप इनके हाथ काट दोगे ना तो आप ना इस सारे कॉम्पिटिशन को खराब कर दोगे। इस बात से यहाँ पे हेमंग भी गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरी बात को काट रही हो, क्योंकि रूल्स ना रूल्स होते हैं, इसके लिए ना इन्हें सजा मिलेगी। पर यहाँ जीवन तो कह रहे थे कि आपको पता है इन्होंने आज तक जो भी खाना बनाया है ना उसी की वजह से रानी माँ की तबियत आप तक ठीक रही है, इसलिए उनको लिए ऐसी सजा देना ना काफी ज्यादा गलत होगा। वो तो यार उन लोगों के लिए राजा से सीधे बहस करने लग गई थी और ये बातें ना या फिर दादी भी देख रही थी और उसकी वाइफ भी। यहाँ जीवन कह रही थी कि हाथ काटने ना जान से मारने के बराबर है एक शेफ के लिए, हम तो सिर्फ यहाँ पे अच्छा खाना बनाने के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे थे, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो ये सुन के यहाँ पे दादी उससे माफ कह रही थी कि मुझे माफ कर दो ना, ये फैसला मेरा था इस कॉम्पिटिशन का, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम हिरन का शिकार करते हो, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि तुम्हारे पिता को भी हिरन काफी ज्यादा पसंद थे। और वही जब तुम जीवन ने तुम्हें हिरन का मीट बना के खिलाया था, तो इस बात से ना मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगाने के लिए यानी कि महल से बाहर निकालने के लिए ये प्लान बनाया था। पर मुझे समझ आ गया कि वो ना सच में इसके काबिल है, क्योंकि वो खाना सच में अच्छा बनाती है और मैं समझ गई हूँ कि तुम ना उसे यहाँ पे क्यों रखना चाहते हो। पर फिर भी मैं ये बात चाहती हूँ कि तुम ना बाकी शेफ को छोड़ दो, उन्हें ना सजा मत दो। पर फिर भी वो तो यहाँ कह रहा था कि अगर इनाम मिलता है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो ये बात सुन के यार रानी तो कह रही थी कि तो ठीक है, इन लोगों को ना फिर
हम जियोंग के अंडर काम करने के लिए रख देते हैं ताकि वो ना इन लोगों को अच्छी तरीके से सिखा पाए। तो इसी बात को लेकर ना सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे उसका तो सिर दर्द करने लग गया था, इसलिए ना वो भी फिर यहाँ पे उन्हें छोड़ देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे सभी रानियां ना बात कर रही थी कि राजा को लगता है कि शायद ना उनकी मॉम बीमारी की वजह से मर गई है, लेकिन उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि शायद ना उन्हें जहर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ना इस बारे में पता लगाना चाहते हो कि उनकी माँ के साथ हुआ क्या था। तो ये बात सुन के यहाँ पे रानी तो कह रही थी अगर उसे ये बात पता भी चल गई ना तो वो फिर भी कुछ, अगर मैं वापस वक्त में पीछे भी जाती ना तो फिर भी मैं वही डिसीजन लेती, यानी कि शायद ना उसके मॉम के डेथ के साथ ना यहाँ रानी जुड़ी हुई है, यानी कि उसकी दादी। और इधर यहाँ हेयंग को पता चल गया था कि मॉन्गजू भी ना उस वक्त मीटिंग में प्रेजेंट थी और शायद ना उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है। और ये बात भी शायद उसी की वजह से फैली है कि गवर्नर को जेल भी ना असल में जियोंग की वजह से ही हुई। इस वजह से ना उसे तो उसकी वाइफ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सब लोग ना किचन में थक हार के बैठे हुए थे। तो यहाँ हेड शेफ ना जियोंग को थैंक यू कहता है, पर यहाँ मेगन उसे चुपचाप बस घूरे जा रहा था क्योंकि वो ना अभी भी काफी ज्यादा अकड़ रहा था। तो जियोंग उसकी तरफ देखते हुए उसे कह रही थी कि मुझे ना काफी ज्यादा प्यास लग रही है। तो ये इस बात से वो पानी तो लेके आ जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो ना उससे हार चुका है और साथ ही में उसकी वजह से उसकी जान भी बच पाई है। लेकिन फिर भी वो यहाँ कह रहा था कि हमारा खाना ना काफी ज्यादा अच्छा था इसलिए हम बच पाए हैं। पर यहाँ जियोंग उससे सुन के कहती है कि मुझे पता है कि तुम ना मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे वो ना उसके दोस्त से मिलती है तो वो देखती है कि उसके सिर पे चोट लगी है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो बता रही थी कि जब मैं तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट लेके आ रही थी तो मुझसे ना कोई टकरा गया था, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई और जैसे वो मुझे मारने वाली थी तभी ना जेस्टर ने आके मुझे बचा लिया था। इधर यार राजा की पत्नी को उसकी नौकरानी बता रही थी कि जेस्टर ना असल में उसी का आदमी है, क्योंकि जब ना मैंने उसके दोस्त को पकड़ा था तो उसी वक्त ना उसे उस लड़के ने आके बचा लिया था और मुझे लगता है कि शायद ना वो इस महल में किसी वजह से आई है, तो क्या हम उसे किडनैप करवा ले। तो यार रानी तो कह रही थी कि नहीं, क्योंकि राजा ना हमेशा उसके आसपास रहता है इसलिए हमें ये करना ठीक नहीं होगा। कि अचानक ही ना वहाँ पे फिर योंग आ गया था और वो उसे बता रहा था कि मुझे पता चल गया है कि वो कंपटीशन रखने के पीछे ना असल में तुम थी, और ये बात भी पता है कि गवर्नर को लेके रूमर्स भी ना इसी जगह से फैले थे और मुझे ये बात सच जानी है कि तुमने ये सब क्यों किया और किस वजह से किया, और क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि मेरे फैसले के ऊपर सवाल उठाने का क्या मतलब होता है। तो इस बात से ना वो तो यहाँ पे रोते हुए अपनी एक्टिंग शुरू कर जाती है और कह रहे थे कि आप अभी भी उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं और आप मुझ पे शक कर रहे हैं, क्या आप अपनी माँ की मौत का दिन भूल चुके हैं। आपको पता है कि जिस दिन आपकी मॉम को हटा दिया गया था ना तो तुमने कहा था कि तुम ना उनकी मौत का बदला लोगे, पर शायद ना आप उस दिन को भूल चुके हैं क्योंकि आप ना उसने इंपॉर्टेंट दिन को किसी अनजान को यहाँ पे लेके आ गए, उस लड़की को, और तो उससे ना चीफ रॉयल कुक भी बना दिया आपने। आखिर आप सोच क्या रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठ के सारी चीजें देखती रहूं। ये सुन के वो भी कह रहा था कि तुम्हें मुझे फिर बताना चाहिए था, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसके पिता की बात छेड़ देती है, तो इससे ना वो तो काफी ज्यादा सर दर्द करने लग गया था, इसलिए वो वहां से ना फिर चला गया था। तो इधर जब जेसन को दिखाया जाता है उसे ना इस बात के बारे में पता चल गया था कि जियोंग का बना हुआ खाना रानी को काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए वो भी यहाँ पे उसका खाना टेस्ट करना चाहता है। तो उसका आदमी उसे बता रहा था कि आपको पता है अगले महीने ना राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो शायद ना आप उसके साथ जब मीटिंग करेंगे तो उस समय आप उसका खाना टेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही में ना वो उस हत्यारे के बारे में पूछ रहा था कि जिसने कि राजा को मारने की कोशिश की थी। तो वो भी बता रहा था कि हाँ हमें उसके बारे में पता चल गया था, लेकिन वो ना भाग गया था, उसने असल में मुखौटा पहन रखा था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोंग था। और दूसरी तरफ यहाँ पे सोंगजिना जियोंग के पास कुछ ज्वेलरी लेके जाके उसे बता रहा था कि तुम्हें ना राजा का दिल जीतने के लिए अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। पर वो तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। हमारे बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ गलत मत सोचना। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि क्या तुम्हें सच नहीं पता कि राजा हमेशा ही तुम्हारी साइड क्यों लेते रहते हैं और तुम्हें इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं। वो यहाँ पे बता रहे थे कि क्योंकि वो शायद ना उन्हें मेरा हाथ का बना हुआ खाना पसंद है, इसलिए शायद वो मुझे सपोर्ट करते होंगे। पर वो फिर भी कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे खाने की वजह से टिकी हुई हो, तुम्हें ना उनके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा तभी तुम बच पाओगे। तो जब यहाँ पे रात में ना फिर से जियोंग खाना बनाने के किचन में जाती है और सब लोग यहाँ पे खाने की तैयारी में लग गए थे, तभी ना हेड आके उन्हें बता रहा था कि राजा की तबीयत ना ठीक नहीं है, इसलिए तुम आज जो कुछ भी खाने के लिए बनाओगी ना उसे 2-3 बार चेक करना, नहीं तो आज ना कोई जरूर मरेगा। हेड कुक भी उसे बता रहा था कि जिस दिन भी ना राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो उस दिन ना जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उनका बिहेवियर ना काफी ज्यादा बदल जाता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उन लोगों को जो भी कुछ भी बनाना है ना उन्हें काफी ज्यादा सोच समझ के बनाना होगा। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग सोच रही थी कि वो तो काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम क्या होगी। और सब लोग बता रहे थे कि हमें ना कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम ना उन्हें शांत करवा सके। ये क्या कहना, वो यहाँ पे खाना बनाने में लग गई थी। तो फिर बाद में खाना बनने के बाद जब उसे खाना परोसने जा रही थी तो उसे देखते हैं कि वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्से में है। वो यहाँ पे सब लोग को जाने के लिए वहां से कह देता है, लेकिन यहाँ जियोंग जब जा रही थी तो वो ना उसे रोक लेता है। इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा डर गई थी और वो यहाँ पे फिर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और साथ ही मुझसे पूछ रहा था कि तुमने आज खाने में क्या बनाया है। वो यहाँ पे कह रहा था कि ये खाना तो तुमने पहले भी बना चुकी हो ना। वो बता रही कि नहीं, ये ना और कुछ है, ये ना पास्ता है, ये तुम्हें जरूर पसंद आए। पर वो यहाँ पे खाने जाता है तो उसे ना खाना ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जियोंग ना अपने हाथ से उसे खिला रही थी, तो ये खा के ना उसे तो ये काफी ज्यादा पसंद आ गया था। तो वो ना यहाँ पे पूरा ही चट कर जाता है और साथ ही में ना उसका मूड भी ठीक हो गया था। और साथ ही में यहाँ पे जियोंग ना हंसते हुए उसे कह रही थी कि ये खाना ना मेरे लिए मेरे डैड बनाया करते थे, इसलिए ये खाते ही ना हमेशा ही मुझे उनकी याद आती है। तो हायन तो उसकी माँ के बारे में उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी मॉम कैसी थी। तो ये बात सुन के जियोंग कह रहे थे कि वो ना काफी समय पहले चली गई थी जब मैं छोटी थी। ये सुन के यहाँ पे वो साइड होते हुए उसे कह रहा था कि इस बात से तुम्हें काफी ज्यादा अकेला फील होता होगा ना, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना उसकी मॉम भी उसकी तरह उसे छोड़ के चली गई। उसके डैड के बारे में पूछा है कि तुम्हारे डैड इस वक्त कहाँ है। तो वो कह रहे थे कि वो शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे पर उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए होंगे। तो वो कह रहा था
कि ठीक है मैं उन्हें ना मैसेज भिजवा देता हूँ। ये सुन के वो यहाँ पे हंसते हुए कह रहे थे कि आप ना उन्हें मैसेज नहीं भिजवा पाएंगे, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं ना इस जगह की नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ, तो आप वहाँ पे कैसे मैसेज भेजेंगे। अगर शायद ना मेरे पास अभी मेरा बैग होता तो मैं आपको ना इस बात का यकीन भी दिला पाती। तो हायंग को याद आता है कि ये शायद उसी चीज की बात कर रही होगी जिसे कि उसे ना पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो जियोंग बता रहे थे कि उस बैग में ना एक बुक थी पुरानी वाली, और उसी बुक की वजह से शायद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें तो मेरे फ्यूचर के बारे में पता ही होगा, तो मेरे बारे में कुछ बताओ। अगर तुम इस बारे में सही बताओगी तो शायद ना मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो भी जाएगा। तो ये बात तो यार जानते थे कि उसे ना जल्दी ही राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, पर फिर भी ना वो यहाँ पे ना नहीं बता पा रही थी क्योंकि शायद ना इस वजह से वो गुस्सा हो जाता और कह रहे थे कि तुम्हें ना ये साल अच्छे से बिताना होगा, यानी कि तुम्हें ना सबके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तुम कितना ही किसी के ऊपर गुस्सा कर लो, पर फिर भी ना तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और साथ ही में सुरक्षित भी रहना होगा अपने आसपास के लोगों से। तो उसके जाने के बाद यहाँ पे हायुंग एक बुक लिख रहा था जिसके अंदर की उसने सभी डिशों के बारे में लिखा था जो कि जियोंग ने उसे खिलाई थी, और साथ ही में उसे ये भी आता था कि जियोंग ने ना एक बुक का नाम भी बताया था, तो वो ना उस बुक का नाम भी यहाँ पे लिख लेता है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसी बैग के अंदर ना वो बुक चमकने लग जाती है और अचानक से ही फिर वो गायब भी हो गई थी। इसका मतलब कि ये वही बुक है जो कि जियोंग के पास थी और जियोंग को इस पास्ट में लेके आई है। तभी यार उसका सेवक आके ने उसे बता रहा था कि हमारा एक आदमी ना गायब हो गया है जो कि आपकी माँ की डेथ के बारे में पता लगा रहा था। जब मैं उससे मिलने गया था ना तो वहाँ पे सिर्फ मुझे ये मिला और उसके ऊपर काफी ज्यादा खून के निशान थे। हायुंग यहाँ पे सोच रहा था कि शायद ना उसे किसी ने मार दिया होगा, पर फिर भी इन दोनों के बीच की बात तो सिर्फ इन दोनों को पता थी, तो उसे फिर किसने मारा। तो उसे तो यहाँ पे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा क्या गलत किया था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि ये सारे मिलकर ना इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ना उसे तो यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि सभी लोग ना यहाँ उसकी गद्दी हत्या आना चाहते थे। वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेता है। तो उसका सेवक ना आके जियोंग को उठा देता है, कह रहा था कि राजा ने ड्रिंक कर ली है। तो बेचारी जियोंग तो मजे से सो रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे रात में उठ के खाना बना के उसके लिए ले जाती है। तो वो देखती है यहाँ तो वो तो बेहोश हो चुका है पी के। तभी ना यहाँ पे वो ना उसे अपने पास खींच के ना सुला देता है और यहाँ वो ना काफी ज्यादा पास में आ चुके थे और यहाँ जियोंग को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर यहाँ फिर भी हायुंग तो काफी ज्यादा नशे में था और वो यहाँ पे रो रहा था। और ऐसे में ना वो यहाँ पे जियोंग को इतने ज्यादा करीब देख के वो तो यहाँ पे उसे ना किसी कर लेता है। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। सो बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में यहाँ जियोंग ना काफी ज्यादा नाराज लग रही थी राजा की वजह से, क्योंकि कल रात ना उसने उसे किस कर लिया था लेकिन उसे ना ये बात जरा भी याद नहीं थी। और इसी बात का गुस्सा ना यहाँ पे जियोंग उस मछली के ऊपर निकाल रही थी, उसे काफी ज्यादा पीट रही थी क्योंकि उसे यहाँ सुखाई हुई मछली का हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहा गया था। और इधर यहाँ रॉयल कुक को तो ये लग रहा था कि शायद ना राजा थोड़ा गुस्से में होगा, लेकिन कल रात ना उन्होंने कलाकार को बुला के काफी ज्यादा मजे किए होंगे शायद, जबकि असल बात तो कुछ और थी जो कि यहाँ जियोंग के साथ हुआ था। यहाँ जियोंग ना उसे मछली को पीट पीट के ना एकदम पाउडर जैसा बना देती है, तब जाके ना यहाँ पे उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। फिर जब यहाँ खाना तैयार होने के बाद जब वो अपना खाना लेके राजा के पास जाती है उसे खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी ना वो जरा भी खुश नहीं लग रही थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। और यहाँ जियोंग भी ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, साथ ही में काफी ज्यादा थका हुआ वो यहाँ जियोंग की ओर देखता है। यहाँ जियोंग ना फिर उसे बताने लग जाती है कि ये कोई नॉर्मल सूप नहीं है, ये ना एक फ्रेंच सूप है, इसका नाम ड्राई पोलार्ड कांसुम है। लेकिन यही नाम सुन के ना ये सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये कैसा नाम है। लेकिन जब यहाँ ह्योंग ना उस सूप को टेस्ट करता है तो उसे काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जबकि यहाँ पे वो सूप में ना ज्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा उसे टेस्टी लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पे उससे पूछता भी है कि इसमें तो मछली है ही नहीं। यहाँ ये सुन के जियोंग तो हंसते हुए उससे कह रहे थे कि मैंने ना मछली को इतना ज्यादा पीटा था जिससे कि वो ना काफी ज्यादा बारीक होके पाउडर बन चुकी है, पूरे सूप में ना अच्छे तरीके से घुल गई है। लेकिन ये बात सुन के तो वो तो यहाँ इंप्रेस हो गया था उसके ऐसे खाना बनाने की टेक्निक को देख के। और फिर ना वो यहाँ पे सभी सेवकों को वहाँ से बाहर भेज देता है कमरे से, और यहाँ पे अब कमरे में सिर्फ वो और जियोंग थे। और वो यहाँ पे फिर ना अकेले में उससे सीधे ही पूछ लेता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। लेकिन ये जियोंग ना काफी ज्यादा शातिर थी, वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कह रहे थे कि मैं भी तो आपसे इसी बात के बारे में पूछने वाली थी। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसे घूर रही थी और ये दोनों भी ना एक दूसरे की तरफ देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। या इस वजह से यार राजा तो कह देता है कि मैं तो उस वक्त नशे में था, लेकिन तुम तो मुझे रोक सकती थी ना। तो यहाँ जियोंग ने उसे एक बात याद दिलाती है, पर फिर भी वो तो यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे सीधे ही कह दी थी तुम ना बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो, और मुझे ना आप सिर्फ अपने शाही बावर्ची की तरफ पे देखिए, मेरी तरफ उस नजरों से मत देखना प्लीज। ये बात सुन के यहाँ पे वो भी तो इस बात के लिए मान गया था, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था इस चीज से। और साथ ही में उसे ये भी बात पता चल चुकी थी कि असल में जियोंग ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज है उससे, जबकि उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। तो इसलिए जब ये सब लोग वहां से चले गए थे तो उसका सेवक ना उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने ना असल में कल रात जियोंग को किस किया था। ये सुन के वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, उसे ना इस बात से काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी और काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा था कि उसने क्या कर दिया, वो एक बावर्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो खुद एक राजा है। लेकिन वही इसी बात से ना जियोंग भी काफी ज्यादा परेशान थी और वो ना खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी और कह रही थी कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। लेकिन तभी अचानक ना उसे गोंग गिल मिल गया था और वो ना उसके पास आके उससे गिल की तबियत के बारे में पूछता है कि वो कैसी, और साथ ही में उसे वार्न करते हुए ये
बता देता है कि उसके ऊपर हमला ना एक महल की औरत ने ही किया था, जो कि महल में ही काम करती। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी पोशाक ना बिल्कुल दरबार में जो लोग पहनते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हम सब यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये भी ना काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि इसकी बहन की ना असल में मौत हो गई थी और वो भी महल के अंदर। तो उसे लग रहा था कि शायद ना महल में से ही किसी का हाथ है उसकी बहन की मौत के पिछले, इसलिए वो ना यहाँ पे सबको शक की नजरों से देखता है। तो हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि उसकी बहन को ना वहाँ भेजा गया था जहाँ की मोगजू का राज चलता है, यानी कि उसके महल में काम करने के लिए भेजा गया था। और उसी दौरान ना उसकी मौत भी हो गई थी और साथ ही में उसे उसी पिन से मारा गया था, जो कि इस वक्त गोंगिल के हाथ में है। इसलिए ना उसने ये ठान लिया था कि वो ना उसके कातिल को ढूंढ के ही रहेगा और वो ना यहाँ पे सभी औरतों के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखता था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा की वाइफ को ना ये बात पता चल चुकी थी कि गोंगिल ने असल में गिल की जान बचाई है, यानी कि वो भी इन सब में उनसे मिला हुआ है। तो उसे तो यहाँ पे लग रहा था कि वो लड़का ना जरूर जियोंग की तरफ मिला हुआ होगा पहले से ही, और शायद से वो लड़का ना हमारे काम के बीच में रुकावट डाल सकता है, इसलिए हमें ना उसे रास्ते हटाना होगा। और वो यहाँ पे अपनी दासी को आदेश देते हुए कह रहे थे कि उस लड़के के ऊपर ना नजर रखो, सारी इन्फॉर्मेशन जुटाओ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे उसने तो ठान ही लिया था कि जो कुछ भी जियोंग को सहारा दे रहा है या फिर उसकी मदद कर रहा है ना, वो उन सभी को रास्ते से हटा देगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे सोंगजिना राजा को ये बता देता है कि मिंग साम्राज्य से ना युंग नाम का एक राजदूत यहाँ पे आ रहा है। लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ पे मजाक में उसे ये भी याद दिलाता है कि उसने ना पिछली रात अपने शाही बावर्ची के साथ किस किया था, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे राजा को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो ना इस बात से काफी ज्यादा परेशान भी था और कह देता है कि ये सब नशे की वजह से हुआ था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। पर यहाँ पे उसका सेवक तो उसे सलाह दे देता है कि हमें ना उस लड़की का मुंह बंद करने के लिए उसे ना कोई तोहफा दे देना चाहिए, ताकि वो ना ये बात किसी को ना बताए। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे महल के अंदर ना यहाँ पे सब लोग को पता चल जाता है कि दूसरे राज्य का राजदूत ना जल्दी ही यहाँ पे आने वाला है उनसे बात करने के लिए। लेकिन यही बात ना असल में राजा के लिए तो काफी ज्यादा चिंता वाली थी, क्योंकि ये वही दूत है जिसने 2 साल पहले जोसन से लड़कियां श्रद्धा स्वरूप ले जाने की परंपरा को रोकने का वादा किया था। और जबकि कुछ देर बाद ना सम्राट ने वो फैसला बिल्कुल ही पलट दिया था ताकि ऐसा ना हो पाए। वो लड़का ना असल में काफी ज्यादा लालची और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसके ना यहाँ आने से राज्य में काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा हो जाएगी, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें आ सकती। पर फिर भी जब यहाँ पे राजा ना सबसे पूछता है कि उसके स्वागत की तैयारी कैसे चल रही है, तो यार उनके मंत्री बता रहे थे कि उसके स्वागत के लिए ना हमने 2 से चांदी के सोने के टुकड़े रखे हैं। लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पे राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और सबसे कह रहा था कि ये सारी कमाई ना मेरे प्रजाजनों की मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम ना इसे ऐसे ही नहीं बांट सकते। और यहाँ पे वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि उस राजदूत का स्वागत ना एकदम सादे तरीके से होगा, यानी कि सिंपल तरीके से, यानी कि उसके लिए उपहार जो खरीदे जाएंगे ना वो भी बिल्कुल कम कीमत के होंगे। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे उसके सभी तो मंत्री काफी ज्यादा डर गए थे कि इस वजह से कई मिंग साम्राज्य के लोग ना नाराज ना हो जाए हमसे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे उसका सेनापति ना उसे आके एक खबर देखता है जो कि काफी ज्यादा बुरी थी। प्रधानी जंगांग क्यूंग ना, जिन्हें की आपकी माँ के मौत से जुड़े हुए दस्तावेज लाने थे, वो ना असल में बेंकांग गाँव में काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल और बेहोश पड़ा हुआ मिला है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा शौक था और वो उससे कह देता है कि उसे ना किसी सुरक्षित जगह लेकर जाके ना उसका इलाज किया जाए ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन उसे तो ये बात सुन के फिर काफी बड़ा शौक लग जाता है कि असल में जो दस्तावेजों के पीछे ये लोग पड़े थे ना वो पहले से गायब हो चुके हैं और इलाज के दौरान जिसे हमने उसे लाने के लिए भेजा गया था वो भी गायब हो चुका है। शायद ना उसे जरूर से किसी ने अगवा कर लिया होगा। कमरे में वो जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ तो घुसपैठ का कोई भी निशान नहीं है, यानी कि इसका मतलब वो हो सकता है कि खुद से ही कहीं चले गए हो। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो तो समझ गया था कि किसी को ना मेरी इस चाल के बारे में पता चल चुका है, यानी कि इस वजह से ना सभी लोग काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। इसलिए वो यहाँ पे उसके सबसे जो भी भरोसेमंद सैनिक थे ना उस सभी को काम पे लगा देता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन इन सारे चक्करों में ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और काफी ज्यादा टूट भी गया था, क्योंकि उसे उसकी माँ की मौत का बदला भी लेना है और सारी चीजों को भी संभालना, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना इस महल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे कि वो भरोसा कर सके और वो उसका साथ दे पाए। इसी चीजों के चलते ना वो काफी ज्यादा सैड हो गया था और उसे ना साथ ही में यहाँ जियोंग की याद आने लग जाती है। वो पल जब उसने ना असल में राजा को पास्ता खिलाते हुए उसे दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसी के बारे में सोचते हुए ना वो तो यहाँ पे किचन की ओर जाने लग जाता है बिना ये जाने कि उसे तो असल में महल की ओर जाना था। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे उसी को वाइफ को दिखाया जाता है जो कि ना राजा से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रही थी, पर उसने तो यहाँ उससे सीधे ही मिलने से मना कर दिया था क्योंकि वो ना इस वक्त अकेला रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पे शादी में उसे ये भी बात पता चल जाती है कि कल रात ना राजा ने जियोंग को किस कर लिया था। इस बात से उसे तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा था कि वो लड़की ना राजा को उससे छीनने आई है और राजा धीरे धीरे उससे दूर भी हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी जियोंग की वजह से। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे राजा ना अपने रूम में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे रात के खाने को भी मना कर देता है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वही ये बात जब यहाँ पे सभी शेफ्स को पता चलती है और साथ ही में जियोंग को भी, तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि इससे पहले तो राजा ने कभी भी खाने से मना नहीं किया था। यहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि उसे क्या हुआ है, फिर भी उसने तो यहाँ पे ठान ही लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो वो ना राजा के लिए खाना बना के ही रहेगी और उसे खिलाएगी भी। लेकिन यहाँ पे राजा तो असल में अकेला बैठा हुआ था, काफी ज्यादा परेशान था और साथ ही में उसकी मॉम को याद भी कर रहा था। साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि जिस दिन उसकी मॉम को घसीटते हुए महल से बाहर निकाला जा रहा था और वो उस समय काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए वो उसकी मॉम को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। इसी बात का गिल्ट लेके ना वो काफी ज्यादा सैड हो रहा था। लेकिन साथ ही में वो यहाँ पे जियोंग को भी याद करता है कि जब उसने उसे खाना खिलाते हुए काफी ज्यादा समझाया था और दिलासा दिया था और कहा था कि तुम जो चाहो ना वो कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। लेकिन
लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे जियोंग का जब काम खत्म हो गया था और ये दोनों भी ना काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए ना वो यहाँ पे अपने कमरे की ओर जा रहे थे। यहाँ गिल भी काफी ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए जियोंग की मदद करते हुए उसके कंधे दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके, और कह रही थी कि आज ना तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए थोड़ा आराम भी कर लो। तो जियोंग उससे कह रही थी कि तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ जाती है, क्योंकि वो ना सच में काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर तो जरा भी एनर्जी नहीं बची। तो यार गिलगुल ना उससे कहती है कि ठीक है, तुम ज्यादा देर बाहर मत रुकना, जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सब कह के ना वो अंदर चली गई थी। लेकिन जियोंग जब यहाँ पे बाहर अकेली थी तो यार धीरे से ना अपना सिर ऊंचा उठा के आसमान की ओर देख रही थी, और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड भी थी, और साथ ही में वो यहाँ पे सोच रही थी कि ये कितना ज्यादा अजीब है। जैसे कि कल ही तो मैंने फ्रांस में एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन जीता था, लेकिन दूसरे ही पल में अब यहाँ पे पास्ट में आके फंस चुकी। ऐसा लग रहा है कि वो सब ना किसी पिछली जन्म की यादें थी, और साथ ही में उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वो ना काफी ज्यादा बदल चुकी है पहले। साथ ही में वो यहाँ पे उसके डैड को भी याद कर रही थी, इस बात से ना वो काफी ज्यादा सैड भी हो रही थी। साथ ही में वो यहाँ पे प्रे भी कर रहे थे कि बस पापा ठीक हो, वो ना जहाँ भी हो जैसी भी हो बस हेल्दी हो। जैसे कि यहाँ पे राजा है वो ना काफी ज्यादा सैड है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे चांद को देख रही थी, और वो यहाँ पे चांद में ना असल में राजा को ही देख पा रही थी। ये सब देख के तो वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि अरे बाप रे, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और उसका दिल ना काफी जोरों से धड़क रहा था, और अपना सिर झटकते हुए कह रही थी अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, भला मैं उसे क्यों देख पा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वही यहाँ पे जब राजा को भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी ना यहाँ पे जियोंग को ही याद कर रहा था कि किस तरह से कि वो खाना बनाती है और कैसे वो खाना खिलाते हुए सबका ख्याल भी रखती है। लेकिन साथ ही में उसे यहाँ पे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे इधर उधर टहल रहा था अपनी भूख को शांत करने के लिए, और यहाँ पे अपने सेवक को बुलाते हुए कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ तुम लेके आ सकते हो। तो जैसे ये बात यहाँ पे जियोंग को पता चलती है, वो तो सीधे ही खाना बना के सीधे उसके कमरे में आ जाती है उसे खिलाने के लिए। तो फिर से जब यहाँ पे राजा ना उसके बनाए हुए सूप को टेस्ट करता है तो उससे ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और साथ ही में उसका पेट भी काफी अच्छी तरीके से भर रहा था, और वो यहाँ पे जियोंग की तरफ देखते हुए खुद को महसूस कर रहा था कि जब भी वो उसके करीब होता है ना तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही में उसका दिल भी ना काफी जोरों से धड़कने लग जाता है। लेकिन वही यहाँ पे मोकजुना यानी कि उसी की वाइफ इस बात से ना काफी ज्यादा नाराज थी कि वो किसी पराई औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि उसे तो यहाँ पे पूरा यकीन हो चुका था कि राजा ना उससे दूर जा रहा है उस जियोंग की वजह से। इस बात से वो काफी ज्यादा जलती भी थी, इसलिए वो यहाँ पे ठान लेती है कि राजा का दिल वापस जीतने के लिए ना उसे भी कुछ करना होगा। तो वो यहाँ पे प्लान करती है कि राजा की जब अगली जांच होगी ना तो उसके लिए खाना अगली बार मैं ही बनाऊं, ताकि वो लड़की ना उनके करीब ना जा सके। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके वफादार बावर्ची के हाथ ना एक जहर की पोटली भी भिजवाती है, ताकि ना वो लोग जियोंग को रास्ते से हटा सके। और वही यहाँ पे राजकुमार जेसंग भी ना उनके साथ महल आने वाले है, पर उनका भी असल में असली इरादा ना राजा की जान लेना है, यानी कि ह्योंग की। जब यहाँ पे खास दावत का ना ऐलान हो चुका था, सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि दूसरे देश के राजा भी आने वाले हैं, और साथ ही में उनके लिए काफी ज्यादा खाना भी अच्छी तरीके से बनाया जाने वाला है। तो यहाँ मोकजू भी ना सबसे जाके कह देती है कि राजा के लिए खाना तो सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, पर वही यहाँ पे जियोंग तो उससे आंख मिलाते हुए कह रही थी कि मैंने तो इस बारे में राजा से कोई बात नहीं सुनी कि आप राजा के लिए खाना बनाएंगे, इसलिए वो भी यहाँ पे कह देती है कि राजा के लिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। और वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली थी, और वो यहाँ पे अपनी टीम के साथ सब लोग को बताने लग जाती है कि वो कौन सा खाना और कैसे बनाने वाले। लेकिन उसका जब यहाँ पे खाना बनकर रेडी हो चुका था तो यहाँ पे मोकजुना मौका देख के उसके खाने को गिरा देती, पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो कहाँ हार मानने वाली थी, वो ना फिर से कह देती है कि मैं ना दोबारा खाना बनाऊंगी और उससे भी अच्छा। लेकिन कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे राजा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पे सभी लोग ना अपनी डिश प्रिपेयर करके राजा के सामने लेके आ जाते हैं, यानी कि मोकजू और जियोन ये दोनों भी ना राजा के सामने अपने अपने पकवानों को पेश करती है। तो यार ये बात देख के ना लियोंग तो काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि ये जो खाना है ना ये सारी उसकी उम्मीदें से काफी ज्यादा है। यहाँ खाने को देखते ही ना राजा और जेसंग ये दोनों भी ना उसके खाने की तो काफी ज्यादा तारीफ करने लग गए थे कि सच में खाना तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ जो मोकजू ने चिकन सूप बनाया था जो कि काफी ज्यादा ठंडा था, तो यहाँ पे राजा तो उसे खाने से सीधा ही मना कर देता है, कह रहा था कि डॉक्टर ने मुझे ठंडे खाने से मना किया है, पर फिर भी तुम ठंडा सूप ही बना के ले गए। फिर यहाँ राजा और यहाँ जेसन वो दोनों ही मिलकर ना जियोंग का खाना तो काफी ज्यादा अच्छे से खाते हैं और पूरी प्लेट को सफा कर देते हैं, क्योंकि जियोंग के बनाया हुआ खाना उन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यानी कि इस बार भी ना जियोंग ने बाजी मार ली थी और मोकजू यहाँ पे हार चुका है। जेसन भी ना इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जियोंग से सीधे ही कह देता है कि बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे खाने से काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो कुछ भी नहीं कहती, वो ना बिल्कुल शांत रहती है और कह रही थी कि ताजा सामान देख के ना मेरा तो दिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो गए थे ये कह क्या रही है। लेकिन वही जब रात में यहाँ पे राजा ना फिर से अपनी किताब बनाई हुई किताब में ना वो यार जियोंग के खाने के बारे में लिख रहा था और साथ ही में उसकी तस्वीर भी बना रहा था खाने की। और वही यार सोंगजी भी ना राजा को यार जियोंग का बैग गिफ्ट करने की योजना बनाता है, जो कि उन्होंने ढूंढ लिया था। उस बैग के अंदर में असल में जियोंग का पासपोर्ट और उसकी काफी सारी चीजें थी और साथ ही में वो बुक भी थी शायद। लेकिन वही जब दूसरे दिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो यूकिन जो कि दूसरे देश से आने वाला है, वो ना अपने साथ 3 बावर्चियों को भी ला रहा है, क्योंकि उसे ना कोरियन खाना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने साथ खुद के शेफ लेके आया था जो कि उसके लिए खाना बनाने वाले थे। लेकिन वही जब कुछ देर बाद यहाँ पे सोंगजी ना राजा को उसी का बैग देता है जियोंग का और कह रहा था कि ये ना आपके लिए तोहफा होगा। और वही ये बात देख के ना राजा काफी ज्यादा हैरान थे कि ये तो जियोंग का बैग है, तो ये ना मुझे उसे वापस से तोहफे में देना चाहिए, क्योंकि उसने तो पहले से ही 2 तोहफे उसके लिए तैयार कर रखे थे। पहला तोहफा था जंगवन सो, जहाँ की काफी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के गार्डन थे और उसे वो वहाँ पे ले जाके सब चीजों के बारे में बता रहा था। तुम
तुम यहाँ से ना कभी भी आके ताजे फल और सब्जियां ले सकती हो अपने खाना बनाने के लिए, ताकि तुम्हें ना खाना बनाने में और भी मजा आ सके। ये देख के ना यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा खुश थी, उसकी आंखों में ना एक अलग सी ही चमक, जिसे देख के यहाँ पे राजा भी ना काफी ज्यादा खुश था, यानी कि उसे भी ना इस बात से सुकून मिल रहा था कि जियोंग खुश है। यार जियोंग तो लाल मिर्च देखते ही उसे ना खाने की कोशिश करती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है आज ना मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो कि आपने ना इससे पहले कभी भी नहीं खाया हो। और फिर ना वो दूसरे तोहफे के तौर पे उसे उसका बैग लौटा देता है और साथ ही में उससे कल रात की किसके लिए माफी भी मांग रहा था। तो ये देख के ना पे जियोंग तो काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसे ना उसका बैग जो वापस मिल चुका था। यहाँ राजा ने ये बात उसके सामने एक्सेप्ट कर ली थी कि वो ना असल में जियोंग को किसी शेफ की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह देखता। पर साथ ही में वो यहाँ पे उससे झूठ भी कह देता है कि तुम ना बस एक काफी ज्यादा अच्छी कुक हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जियोंग तो इस बारे में नहीं सोच रही थी, वो तो बस इस बारे में सोच रही थी कि उसे ना उसका बैग मिल चुका है। और वो ना इस बात से इतनी ज्यादा खुश थी कि वो सीधे ही राजा को गले लगा लेती। इस बात से ना यहाँ पे वो भी शौक होके उससे जब पीछे हट रहा था और गिरने ही वाला था कि यहाँ पे जियोंग ने उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही नीचे गिर गए थे। और फिर से ना यहाँ पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन सा क्रिएट हो जाता है, जबकि वो दोनों ना बिल्कुल एक दूसरे के पास में आ चुके थे। और इसी सीन के साथ बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। सो बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यार राजा जियोंग से पीछे हटते हुए ना नीचे गिर गया था। जियोंग भी उसे बचाने के चक्कर में वो भी उसके ऊपर गिर गई थी, लेकिन इस वजह से ना वो दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड होकर ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उठ के। पर साथ ही में यहाँ पे जियोंग के हाथ में ना चोट लग गई थी, इसलिए राजा जाके उसके हाथ को देखता और उससे कह रहा था कि तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? और उसके हाथ को धीरे से पकड़ के फूंक मार रहा था। लेकिन ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो मुस्कुराने लग गई थी और उससे कह रही थी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये चोट ना मामूली है और ऐसे में हम जैसे शेफ्स को ना छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो ये सब सुन के वो कह रहा था कि अरे बाप रे, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो शायद ना मुझे किचन के सभी नाइफ को बदल देना चाहिए। पर वो यहाँ पे उसे मना कर रही थी और साथ ही में वो सीरियस होकर उससे कह रही थी कि अब जबकि मुझे मेरा बैग वापस मिल चुका है तो अब ना मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। ये सुन के वो हैरान होकर उससे पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो उसे बता रही थी कि इस बैग के अंदर ना मेरी एक मंगन रॉ की किताब थी जिसके जरिए मैं वापस घर जा सकती हूँ। और वो ना यहाँ उस बैग से सभी चीजों को निकाल के ना उसकी बुक को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बुक तो उसमें थे ही नहीं। वो उससे पूछती भी कि ये बैग तुम्हें किसने ला के दिया? तो वो बता रहा था कि सांगजे ने ये बैग मुझे ला के दिया था। तो फिर वही बाद में ना वो यहाँ पे सांगजे को अपने कमरे में बुला के उससे पूछताछ कर रहा था, यानी कि वो दोनों उसे किताब के बारे में उससे पूछ रहे थे कि वो किताब कहाँ है। यहाँ वो बता रहा था कि जब मुझे बैग मिला था ना तो इसके अंदर कोई भी किताब नहीं थी। और राजा भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब ये बैग ना पहाड़ी से नीचे गिरा होगा तब शायद वो किताब इस बैग से नीचे गिर गई होगी। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बैग के अंदर अभी भी उसका पासपोर्ट और लिपस्टिक ऐसे ही कुछ चीजें अभी भी मौजूद थी। तो फिर वही किताब कैसे गायब हो गई? तो यहाँ राजा ना उसे फिर भी भरोसा दिलाते हुए कह रहा था कि जैसा ही मिंग साम्राज्य का दूध वापस लौटेगा ना तो मैं तुम्हारी किताब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और सैनिक बैठ के उसी जगह को ना अच्छे से छान मारूंगा ताकि तुम्हारी किताब वापस मिल पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जियोंग को तो उस पर शक हो रहा था और उसके आंखों में देखते हुए उसे कह रहे थे कि मुझसे वादा करते हो? तो वो भी यहाँ पे उसको उड़ाते हुए उससे कह रहा था कि हाँ वादा। तो जियोंग भी फिर यहाँ पे उनसे धीरे से कहती है कि मेरा भी ना एक घर है, मैं भी अपने घर वापस जाना चाहती हूँ जो कि भविष्य में है। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगा। यार राजा के कहने से उसकी उम्मीद तो थोड़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन शायद ना वो अभी भी काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो किताब जिसके जरिए के वो घर जा सकती है वो उसे नहीं मिली थी। तो फिर वही नेक्स्ट दिन वो फिर से गिलक्यूंग के साथ अपने किचन में जब जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल ना एकदम से ही बदल चुका था। यहाँ पे सभी शेफ्स ना वहाँ पे जो भी मौजूद थे वो यहाँ पे ना जियोंग को काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे और उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। और तो और उन सभी लोगों ने ना उसके लिए एक खास शराब भी बनाई हुई, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे अब जियोंग को किचन की मुखिया मानने लगे थे। और यहाँ जियोंग जो कि हमेशा इस शराब से ना दूरी बनाए के रखते थे, लेकिन उसके साथियों के कहने पे ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, यानी कि उसने ना काफी सारी शराब पी और नशे के चक्कर में वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। वो तो यहाँ पे ना गाना गाने लग गई थी सबके सामने। ये सब देख के यहाँ पे सभी लोग भी हैरान हो गए थे, लेकिन वो लोग भी ना फिर उसके साथ नाचने गाने लग जाते हैं। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वो ना जब यहाँ पे अपने कमरे में उठी है तो यहाँ उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि कल ना तुमने कितनी ज्यादा अजीब हरकतें की थी शराब के नशे में। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग भी ना काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और साथ ही में परेशान भी। एक तो उसने रॉयल शेफ की पोजीशन भी खो दी है और तो और उसकी किताब भी नहीं मिल रही। इस वजह से ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट और परेशान भी हो गई थी। लेकिन वही दूसरी ओर राजा ने यहाँ पे जियोंग के बारे में सोच रहा था। उसे ना जियोंग की कही हुई वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे ना वापस से अब उसके घर जाना होगा भविष्य। तो यहाँ इस बात से ना उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सच में यहाँ से नहीं आई है और वो सच में अपने घर वापस जाना चाहती, क्योंकि यार राजा के मन में ना जियोंग के लिए चिंता आने लगी थी उसके जाने के बाद क्या होगा। लेकिन फिर बाद में ना उसे यहाँ पे दरबार में एक और ज्यादा बुरी खबर मिलती। मिंगदूत योगुन ने ना जोसन का खाना खाने से सीधे इनकार कर दिया, वो नहीं खाना चाहता और उसने कहा था कि उनके शेफ ने जो खाना बनाया है वो सिर्फ वही खाना खाएगा। यानी कि ये चीज ना जोसन के लिए काफी ज्यादा बड़े अपमानजनक चीज थी। पर यहाँ ह्योंग को भी ना ये बात समझ आ रही थी कि ये सब ना उनकी चाल है ताकि वो लोग इनके ऊपर दबाव बना सके उनकी शर्तें मानने की। तो यहाँ पे ना उसके जो मंत्री थे वो यहाँ पे राजा को सलाह देने लग जाते हैं कि हमें ना शायद उनके रसोइयों को बुला लेना चाहिए ताकि वो उसके लिए खाना बना सके। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो इस बात के लिए नहीं मान रहा था और कह रहा था कि उन्हें भूखा रहना ये सब उनकी चाल है, पर
पर हम ना ये बात नहीं मान सकते, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। साथ ही में वो ये आदेश भी दे देता है कि जो चीजें जैसे चल रही है ना वैसे ही चलने दो। लेकिन वही ये बात जब यहाँ पे किचन में सब लोग को पता चलती है तो ये सब भी ना काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि उस राजदूत के साथ ना असल में 3 शेफ्स भी आने वाले हैं, जिन्होंने पहले यहाँ के काफी सारे शेफ्स को हरा दिया था। पर यार जून को तो लग रहा था कि ये सब ना बकवास है, और इन सब चीजों को हल्के में लेते हुए वो यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसी दावतों में ना अक्सर खाने से ज्यादा दिखावा होता है। लेकिन वही दूसरी ओर जब यहाँ पे राजा ना उस राजदूत से मिलता है तो यहाँ राजदूत ना अपने 3 शेफ का इंट्रोडक्शन राजा से करवाता है। लेकिन यार राजा भी ना उसे फिर बता रहा था कि मेरे पास भी ना एक ऐसा शेफ है जो कि कमाल का खाना बनाता है, आप ना उसका खाना चख के ना पागल हो जाओ। यानी कि इस तरह से इन दोनों के बीच में ना एक खाने की कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी थी, और वही यहाँ पे जियोंग भी ना इस चुनौती के लिए एक काफी अलग से डिश तैयार करने की प्लान करती, यानी कि वो एक फ्रांस की मिठाई बनाने वाली थी। लेकिन इस जमाने में उस समय के इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद नहीं थे, इसलिए वो ना यहाँ जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं ना उन्हीं की वजह से वो मिठाई बनाने लग जाती है। जब उसके यहाँ पे डिश बन गई थी ना तो वो जाके उन लोगों को परोसती है और कह रहे थे कि मीठी चीज ना किसी का भी दिल खुश कर सकती है। कि एक असल में चाल है जियोन की उस राजदूत का दिल जीतने की, ताकि वो लोग ना इनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना बना पाए। पर साथ ही में यहाँ पे वो राजदूत ना राजा से पूछता है कि इस प्रतियोगिता में आप क्या दाव पे लगा रहे हो। तो ये सुन के यहाँ पे राजा सीधे ही कह देता है कि अगर मैं हार गया तो हम ना आपकी शर्तों को मान लें, लेकिन अगर आप हार गए ना तो आपको भी हमारी कुछ बातें माननी होगी। तो यहाँ पे वो राजदूत ना अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी ना सारी शर्तें मान गया था, यानी कि ये सिर्फ अब खाने का कॉम्पिटिशन नहीं रह गया था, बल्कि दोनों देशों की इज्जत और मान सम्मान का सवाल बन चुका था। तो फिर जब यहाँ पे खाने का समय आता है तो ये जब यहाँ पे वो जियोन की बनाई हुई डिश को देखते हैं तो ये देख के ना वो शॉक थे, क्योंकि उन्होंने ना आज से पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। तो जैसे ही वो लोग ना उसके बनाई हुई मिठाई को टेस्ट करते हैं तो वो ना काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो मिठाई ना सच में काफी ज्यादा टेस्टी थी उनके लिए। और उससे पूछ भी रहा था कि ये सारी चीजें बनाई किस। तो यहाँ पे इस बात सुन के राजा भी खुश हो गया था और वो ना खुशी खुशी यहाँ पे जियोन का इंट्रोडक्शन उससे करवाता है। तो यहाँ वो राजदूत ना जियोन से तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, और वो ना यहाँ पे एक और खतरनाक शर्त उनके सामने रखता है, यानी कि अब जो कोई भी हारेगा ना उसे ना दूसरे देश की सारी ही बातें माननी होगी। यार जियोन ना ये बात तो जानता था कि ये सारी ना सब उसके चाल है हमें फंसाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे तो जियोन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो ना यहाँ पे मान गया था। पर फिर भी यहाँ पे ये बात सुन के जियोन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पर फिर भी वो यहाँ पे शांत हो के बाद में ह्योन से उससे पूछती हुई कि तुमने इतनी बड़ी शर्त क्यों मान ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यार राजा तो उसे समझाने लग गया था कि कभी कभी राजनीति में ना ऐसे चीजें करनी पड़ी, और खाना बनाना भी एक तरीके की राजनीति ही है, और मुझे पता है कि तुमने ये कर लोगी। और साथ ही में उसे याद दिलाता है कि अब ना तुम जोसुन की एक मेन हेड शेफ हो, और तुम्हें ना खाना बनाना ही होगा, क्योंकि अब ना देश की इज्जत तुम्हारे हाथों में। साथ ही में वो यहाँ पे उससे ये भी कहता है कि अगर तुम ये शर्त जीत गई ना तो मैं ना खुद जाके तुम्हारी उस किताब को ढूंढने की कोशिश करूंगा और तुम्हें वापस से भविष्य में भेजूं, पर अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। ये देख के ना यहाँ पे जियोन तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी, और ऐसी सिचुएशन में अब वो फंस चुकी थी जहाँ की उसे ना हारने का कोई चांस ही नहीं था, यानी कि अब उसके ऊपर इस देश की इज्जत ही नहीं बल्कि उसके साथ ही उसके घर वापस जाने की उम्मीद भी टिकी हुई थी। लेकिन वही ये बात जब यहाँ पे उसकी दादी को पता चलती है तो वो ना सीधे ही महाराज को एक पत्र लिखती है। और वही दूसरी ओर मोकजू जो कि राजा की वाइफ है, और साथ ही में यहाँ पे जेसांग भी था, जो कि ये दोनों मिलकर ना जियोन की बनाई हुई डिश को चखते हैं। तो ये दोनों भी ना काफी ज्यादा हैरान थे कि वो ऐसी कैसे डिश बना सकती है, ये डिश कितनी ज्यादा अच्छी। और साथ ही में उसके खाना बनाने की स्किल को लेकर वो यहाँ पे सवाल उठाता है, और साथ ही में वो यहाँ पे उसे बताया था कि अगर राजा हार गए ना तो उस राजदूत की सारी बातें उन्हें माननी हुई, तो इससे में ना हम भी उनका साथ दे सकते हैं, इस वजह से ना हम यहाँ पे राजा को गद्दी से हटा पाएंगे। तो इसी का आदमी जाके ना फिर वो उस राजदूत से मिलता है और उससे ना मदद मांगता है राजा को गद्दी से हटाने के लिए। तो वो राजदूत उससे पूछ रहा था कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी फालतू में क्यों मदद करूँ। तो वो तो यहाँ पे उनसे ये कह के चला जाएगा कि आपके रसोइये ना इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे, यानी कि इससे ना आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन वही ये सारी चीजें होते हुए ना गोंगल ने भी देख ली थी और सारी चीजें सुन ली थी, और वो ना यहाँ पे पकड़े जाने से पहले ही वहां से भाग गया था और सीधे ही जाके ना राजा को इस सारी चीजों के बारे में बता देता। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे राजा की पत्नी ना उसके एक खास आदमी जो कि शेफ है उससे कह रहे थे कि तुम लोगों को ना जानबूझ के प्रतियोगिता हारनी ही होगी। तो फिर जब यहाँ नेक्स्ट डे ना सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन के लिए, तो यार जून ना किसी खास चीज की तलाश में थी, यानी कि किसी खास मसाले की तलाश में थी। तो यार एक आदमी उसे बता रहा था कि आपको ना महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है। तो ये सुन के यहाँ पे जून तो खुश होके ना वहां से जाने लगती, लेकिन वो यहाँ पे आके देखते है कि वो ना किसी किताब को पढ़ रहा था और वो उसे कह रही थी कि महाराज। तो ये सुन के यहाँ पे वो अपनी किताब बंद करके उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि अच्छा तुम्हें इजाजत चाहिए। तो वो भी कह रही थी कि हाँ मुझे इजाजत चाहिए, क्योंकि मुझे ना कंपटीशन जीतने के लिए एक नए मसाले की तलाश है जो कि मुझे वहीं पे मिल सके। पर यहाँ पे राजा तो सीधे ही कह देता है ठीक है तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि महल से बाहर सिर्फ किसी किचन के काम के लिए बाहर निकलना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी चीज को लेकर यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो बहस होने लग जाती है। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो सीधे ही उससे कह देता है कि तुम अकेले नहीं जा सकती। वो भी कह रहे थे कि खाना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, पर फिर भी वो यहाँ पे ना उससे बहस में नहीं जीत पाती थी और काफी ज्यादा परेशान भी हो गई थी। और साथ ही में ना उसके पास कोई नए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। और तो यहाँ पे राजा भी ना अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, कह रहा था कि तुम्हें ना आम लोगों की तरह दिखना होगा, यानी कि एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर जाना होगा। तो वो भी कह रहे थे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरी दोस्त के कपड़े हैं जो कि काफी ज्यादा पुराने हैं, क्या वो चलेंगे। तो वो कह रहा था कि अरे बाप रे तुम्हारा क्या होगा। और वो ना उसे अपने साथ ले गया था दरबार के अंदर और उसे ना काफी सारे कपड़े दिखाता है। तो जियोंग ना फिर एक एक करके सभी कपड़ों को ट्राई करके देखती है, लेकिन उसे ना कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, यानी कि राजा को एक भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ना जब वो एक ऐसा ड्रेस पहनती है जो देख के ना पे ह्योंग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे ना
ना वो इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और ये सब देख के यहाँ पे जियोंग भी मुस्कुरा रही थी और सभी लोग यहाँ पे ये चीजें देख के समझ गए थे कि राजा ना शायद जियोंग को पसंद करने लगा है। तो फिर बाद में ना ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह भीड़ में इधर उधर टहल रहे थे और यहाँ राजा भी ना एकदम आम इंसान जैसा लग रहा था। और साथ ही में यहाँ पे जियोंग भी काफी ज्यादा खुश थी और बाजार में से यहाँ पे राजा ना जियोंग के लिए काफी सारी चीजें खरीदता है। तो इसके बदले यहाँ पे जियोंग भी ना राजा के लिए एक फूल लेती है और फिर वो लोग ना जाके एक जगह पे मिर्ची दे देती है, मिर्ची का पाउडर बनाने के लिए। और साथ ही में वो यार एक ना ब्रेसलेट बिकते हैं और ये ब्रेसलेट असल में वही था जो कि उसकी वो किताब में लगा हुआ यहाँ उस बाजार में। साथ ही में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इसी चक्कर में यहाँ पे जियोंग जब गिरने ही वाली थी कि यहाँ पे राजा आके ना उसे पकड़ लेता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पे राजा के हाथ से ना सभी फूल नीचे गिर गए थे। पर यहाँ जियोंग तो फिर भी उन फूलों को नीचे बैठ के उठा रही थी और कह रही थी कि मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खरीदे थे। पर फिर भी राजा तो कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, दोबारा खरीद लेना, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी जियोंग तो कह रहे थे कि मैं ये फूल तुम्हें देना चाहती थी, अगर ये तुम ना अपने कमरे में रखोगे तो शायद ना ये फूल के जरिए आप ना शांत होने में मदद कर पाएंगे। तो इस बात से यहाँ पे राजा को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी ना यहाँ पे खुद नीचे बैठ के उस फूलों को जियोंग के साथ उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पे फूल ना काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे, इसलिए साथ ही में उसका चेहरा भी गंदा हो गया था मिट्टी की वजह से। ये देख के यहाँ पे जियोंग तो उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगती है क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे मजाक में उसके चेहरे से मिट्टी साफ करने के बजाय ना वो उसके चेहरे में और भी ज्यादा मिट्टी लगा देती है। तो इस वजह से यहाँ पे राजा भी हंसने लग गया था। साथ ही में ना वो भी यहाँ पे उसके चेहरे पे मिट्टी लगा देता है। फिर बाद में ना जब वो लोग वापस से महल आ चुके थे तो यहाँ महल आने के बाद ना राजा फिर जियोंग को एक खूबसूरत से तोहफा देता है जो कि बाजार में ना उन्होंने चुपके से जियोंग के लिए खरीद लिया था। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मैंने देखा था कि तुम ना इस ब्रेसलेट को खरीदना चाहती थी लेकिन तुमने नहीं खरीदा, इसलिए मैंने ना ये तुम्हारे लिए ले ली, उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। जियोंग को तो इस बात में जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि राजा उसके ऊपर कितनी बारीक नजर रखती है, उसका कितना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाद में ना राजा जब अपने कमरे में वापस चला गया था और जियोंग के दिए हुए फ्लावर्स को ना एक फ्लावर पॉट में लगा देता है और साथ ही में उसे पानी भी दे रहा था। और साथ ही जियोंग भी ना जब वापस से किचन में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो गिलगियों उसे बता रहे थे कि उस राजदूत के शेफ्स के बीच में और हमारे बीच में ना कॉम्पिटिशन हुआ था प्याज काटने का, जिसमें कि हम हार गए, इसलिए ना सभी लोग काफी ज्यादा सैड हो चुके हैं इस वजह से। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो उन सबको हौसला देते हुए कह रहे थे कि अभी भी एक कंपटीशन बचा हुआ है, हम ना उसमें जीत के दिखाएंगे, इसलिए आप लोग इतनी ज्यादा सैड मत हो। तो फिर जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जबकि यहाँ कंपटीशन होने वाला था और यहाँ ये कंपटीशन असल में 3 राउंड में होने वाला था और इस कंपटीशन का ना एक बिल्कुल ही अलग थीम होगा। पहले राउंड में एक मीट डिश होगी जो कि इससे पहले ना ये डिश किसी ने नहीं खाई थी और दूसरे राउंड में एक दूसरे के शेफ ना एक दूसरे की डिशेस बनाएंगे और तीसरा और आखिरी राउंड जो कि जिनसेंग वाला सूप था, ये ना सबसे ज्यादा मुश्किल राउंड है क्योंकि ये सूप बनाना मिंग की सबसे बड़ी ताकत है और शायद से यहाँ जून के लिए ये ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे दोनों टीम को ना 5-5 दिन का समय दिया गया सभी चीजों की प्रिपरेशन के लिए ताकि वो ना इंग्रेडिएंट्स जमा कर पाए। लेकिन इस बार ना कंपटीशन काफी ज्यादा बड़े था। यहाँ उस राजदूत ने कहा था कि अगर इस बार ना आप हार गए तो मुझे ना आपके देश में जिनसेंग उगाने का आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ राजा भी ना उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर मैं जीता मुझे भी आपसे जितना आटा चाहे मैं खरीद सकता हूँ। पहले तो इस बात के लिए वो राजदूत मना कर देता है पर फिर भी बाद में मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं इस बात के लिए ना हमारे सम्राट को मनाने की कोशिश करूंगा। और वही इधर यहाँ पे जियोंग भी ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो ना इस मुकाबले को जैसे तैसे जीत ही लेगी। तो इसलिए ना वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो ना इस पुराने समय में एक प्रेशर कुकर बनाएंगे जिसमें कि वो खाना बनाने वाली है। और इसी सीन के साथ बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।